एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहाँ हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 691, गर्मजोशी भरे चूल्हे, पत्नी और बच्चों के बीच घर लौटने का सुकून। जब शियाओबा चूजों के पीछे भागने चला गया तो सुयनुओ उत्साह से दरवाजे की ओर दौड़ी। सू चेन, लिन वानिक्सु, सूये और एक अनजान बुजुर्ग को देखकर वह खुशी से चिल्लाई, पापा, मम्मी, दादाजी। 8 रत्नों वाली मुर्गी की आवाज़ सुनकर जियांग जियांगजेन और अन्य लोग भी दौड़ते हुए बाहर आ गए, हालांकि वे सुयनुओ जितने तेज नहीं थे। सभी लोग एक साथ बाहर निकल आए, चारों ओर जयकारे और शुभकामनाओं की गूंज सुनाई देने लगी। जियांग वेहाई की उपस्थिति के कारण सुयनुओ और अन्य लोग, जो सामान्यतः सुचेन को देखते ही उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते, उन्होंने खुद को संयमित रखा। जियांग जियांगजेन ने जियांग वेहाई का परिचय सभी से कराया, फिर सुचेन के परिवार के प्रत्येक सदस्य का परिचय एक एक करके जियांग वेहाई से कराया। जियांग वेहाई ने जियो युक्सियू की ओर देखा। दादा और पोती का पुनर्मिलन हो गया। सुयनुओ और अन्य लोग भी सुचेन और लिनवानिक्सु के चारों ओर जमा हो गए और उत्साह से पूछने लगे, पापा, मम्मी, चैंपियन लैंड में आखिर क्या हुआ? लाइव प्रसारण अचानक ही बंद हो गया। क्या उस गंजी दासी शेंग ने अंततः अपना गला काट लिया? सुजिहान और बाकी सबने एक साथ कहा, हाँ हाँ, वो गंजा शेंग तो बिल्कुल नीच है, सच में मार खाने को तैयार है। माँ तो कमाल की और दबंग है। पापा, पापा टिल्ड दाबाओ आखिरकार सुचेन की बहनों के घेरे से किसी तरह अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने में कामयाब हो गया। अब वह काफ़ी स्थिर गति से चल रहा था। वह बिना गिरे काफ़ी दूर तक चल सकता था, हालांकि वह अभी भी दौड़ नहीं सकता था। अगर वह ज़्यादा उत्साहित हो जाता और तेज दौड़ने की कोशिश करता तो भी वह गिर जाता। अपने सबसे छोटे बेटे को देखकर सुचेन ने स्नेह से मुस्कुराते हुए नीचे झुककर उसे गोद में उठा लिया। फिर उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, शेंग मन्याओं के बाल दोबारा उगने में 3 से 5 साल लगेंगे। लिनवानिक्सु हंसते हुए बोली, अगर वह शक्तिशाली व्यक्ति उसे बचाने के लिए प्रकट न होता तो शायद उसके कपड़े भी जल गए होते। जब सुचेन ने शेंग मन्याओं के खिलाफ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का हमला किया तो लिनवानिक्सु ने अपनी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति से इसे महसूस किया। यह एक विशाल नरक की भट्टी थी। जब सुजिहान और अन्य लोगों को पता चला कि शेंग मन्याओं को उसकी करनी का फल मिल गया है तो वे खुशी से झूम उठे। फिर बड़ी उत्सुकता से उन्होंने सुचेन से उसके चैंपियन लैंड पुरस्कारों के बारे में पूछा। सुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए पहले बैठक कक्ष में चलते हैं, मैं आपको वहीं दिखाऊंगा। आंगन की रोशनी बैठक कक्ष की रोशनी जितनी तेज नहीं थी। लिविंग रूम में पहुंचते ही सुचेन ने कॉफी टेबल को एक तरफ हटाया और उसमें से 1.8 मीटर ऊंची पृथ्वी के अमर मानवाकार पुतले को निकाला। जैसे ही पृथ्वी की अमर कठपुतली प्रकट हुई, सुयनुओ और अन्य लोग चकित रह गए। यह क्या है? ये तो बहुत ही आधुनिक लग रहा है। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिखता है। ये तो पूरी तरह से धातु से बना है। लेकिन ये किस प्रकार की धातु है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये रोबोट से भी ज़्यादा इंसानी दिखता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा तकनीकी। धातु पर उत्कीर्णित मंत्रोच्चारण हैं। ये किस भाषा के मंत्रोच्चारण हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं इनमें से एक को भी नहीं पहचानता। सुचेन खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, रुको, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा अद्भुत चीज़ दिखाने जा रही हूँ। इतना कहने के बाद उसने कुछ रहस्य पैदा किया और फिर अपने स्पेस स्टोरेज से एक उच्च गुणवत्ता वाला क्रिस्टल पत्थर निकाला। पिताजी, यह क्या है? यह ऊर्जा से भरपूर लग रहा है। यह ज़रूर कोई बहुत अच्छी चीज़ होगी, है ना? सुयनुओ ने उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थर को देखते हुए लगभग लार टपकाते हुए पूछा। सुचेन ने मुस्कुराते हुए समझाया, जी हाँ, यह एक उच्च गुणवत्ता वाला क्रिस्टल पत्थर है। इसमें अपार ऊर्जा समाहित है। इसका उपयोग शरीर को मजबूत बनाने और उसे विकसित करने के लिए, ऊर्जा अवशोषित करने के लिए, या कुछ वस्तुओं के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है। पृथ्वी अमर कठपुतली के संचालन निर्देशों का पालन करते हुए सुचेन ने उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थर को कठपुतली के पावर डिवाइस में उसी तरह रखा जैसे खिलौना कार में बैटरी लगाई जाती है। उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थर को स्थापित करते ही अमर पृथ्वी की कठपुतली की बंद आंखें अचानक खुल गईं। पूरी कठपुतली से एक भयावह तीव्रता का आभास हो रहा था। इस दृश्य को देखकर सुयनुओ और अन्य लोग सहज रूप से पीछे हट गए। हालांकि यह आभा केवल एक पल के लिए ही रही। संचालन निर्देशों का पालन करते हुए सुचेन ने एक आदेश दिया और कठपुतली ने तुरंत अपनी भयानक पृथ्वी अमर स्तर की आभा वापस ले ली। अब वह लगभग एक साधारण रोबोट जैसा दिखता था, हालांकि उसकी दिखावट किसी भी रोबोट से कहीं बेहतर थी। सुचेन ने उसे चलने का आदेश दिया और अमर पृथ्वी की कठपुतली बैठक कक्ष में टहलने लगी। दाबाओ और शियाओबाओ इतने छोटे थे कि उन्हें डर का मतलब ही नहीं पता था। उन्हें तो बस डर बहुत बड़ा और मज़ेदार लग रहा था, कुछ अविश्वसनीय रूप से नया और रोमांचक।
उन्होंने खुशी से ताली बजाई और अपनी अभी तक अधूरी भाषा में चिल्लाए, वाह कितना बढ़िया। सू यनुओ ने पूछा, पिताजी यह क्या है? ये तो बहुत शक्तिशाली है। क्या ये कोई लड़ाकू रोबोट है? सू चेन ने मजाक करना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए समझाया, यह अमर स्तर की मानवाकार कठपुतली है। पृथ्वी अमर? पिताजी वह कौन सा लोक है? जब हमने राष्ट्रीय प्रतियोगिता देखी तो हमने 4 मुख्य लोकों के बारे में सीखा, कोहरा, दीपक जलाना, जीवन का पृथ्वी लोक और जड़ी बूटी संग्रहण लोक। ये पृथ्वी अमर शब्द जड़ी बूटी इकट्ठा करने और अन्य नामों से भी कहीं अधिक अविश्वसनीय लगता है। इसे सचमुच अमर कहा जाता है। पिताजी क्या ये सही है? सू चेन ने कहा, ये सही है। पृथ्वी अमर निर्मल भ्रमण के मुख्य क्षेत्र में है, जो जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र से ऊपर है। आपने जिस धुंध, दीपक प्रज्वलन, जीवनदायी पृथ्वी क्षेत्र और जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र का उल्लेख किया है, वे नश्वर जगत के 4 मुख्य क्षेत्र हैं। सूजिहान ने पलकें झपकाईं और आश्चर्य से पूछा, पिताजी क्या इस दुनिया में सचमुच अमर लोग मौजूद हैं? तुम्हारे परदादा बेफिक्र आवारा साम्राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अमर एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है अतिशक्तिशाली प्राणी, यानी उनकी दीर्घायु और क्षमताएं आम लोगों के लिए समझ से परे स्तर तक पहुंच गई हैं। सू चेन ने अपनी बेटियों को समझाया। वाह पिताजी, पृथ्वी से आई यह अमर कठपुतली तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। पिताजी जल्दी से इसकी बैटरी निकालिए, हमें इसका प्रदर्शन देखने की जरूरत नहीं है। बैटरी को बचाकर रखिए जब आप बाहर हों और आपका सामना किसी से हो जाए। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा कुछ जिसे आप संभाल नहीं सकते। बस पृथ्वी की अमर कठपुतली को अपनी मदद के लिए भेज दीजिए और वह मौके पर ही समस्या का समाधान कर देगी, सू यनुओ ने उत्साहपूर्वक कहा। सूजिहान और अन्य लोगों ने भी अपनी राय देते हुए कहा कि उन्हें कठपुतली की कार्यप्रणाली देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि सू चेन ने इसे सक्रिय करने के लिए इसके अंदर एक उच्च गुणवत्ता वाला क्रिस्टल पत्थर रखा था। ये रिमोट कंट्रोल की बैटरी इस्तेमाल करने जैसा था। एक दिन तो बैटरी खत्म हो ही जाती थी, इसलिए बेहतर यही था कि बैटरी को बचाकर रखा जाए और इस अमर भारी कठपुतली का इस्तेमाल केवल तभी किया जाए जब बिल्कुल जरूरी हो। सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलने वाली कठपुतली ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करती। ये केवल वास्तविक लड़ाई के दौरान ही काफ़ी ऊर्जा खर्च करती है। इसके अलावा तुम्हारे पिता के पास 3 उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थर हैं। बोलते बोलते सू चेन ने सबको दिखाने के लिए 2 और उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थर निकाले। इसके तुरंत बाद उसने धरती से अमर झरने और मध्यम श्रेणी के मुहर लगे मुखौटे को बाहर निकाला। मेरे पास 2 ड्रैगन मास्टिफ मछली भी हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी बाहर नहीं निकालूंगा। असली ड्रैगन के अंडे को ये दोनों मछलियां बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ समय के लिए उसके साथ ही रखूंगा। इन अनमोल वस्तुओं को देखकर सभी लोग प्रभावित हुए। सू चेन द्वारा असली ड्रैगन अंडे का जिक्र करते ही उन्हें तुरंत लाइव प्रसारण के दौरान देखा गया ड्रैगन अंडा याद आ गया। सब ने पूछा, पिताजी आपने उस समय असली अजगर का अंडा क्यों नहीं खाया? आयोजन समिति के प्रसारण में कहा गया था कि असली अजगर के अंडे को जितना अधिक समय तक रखा जाता है, उसकी जीवन शक्ति और पोषण मूल्य उतना ही कम हो जाता है। अध्याय 692 एक बड़ा पारिवारिक पुनर्मिलन 3। सू चेन ने स्नेहपूर्वक कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता असली अजगर के अंडे को सेने वाले हैं ताकि उससे एक असली अजगर निकले। अगर हम उसे खा लेंगे तो उसे सेने का काम कैसे करेंगे? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि लाइव प्रसारण के दौरान सभी ने सू चेन को लिनवानिक सू से यह कहते हुए सुना था कि वह असली ड्रैगन के अंडे को सेकर उसे असली ड्रैगन में बदलना चाहता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि यह बिल्कुल अकल्पनीय था। अब सू चेन को ये शब्द स्वयं कहते हुए सुनकर उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। वे स्तब्ध रह गए और आश्वस्त भी। पिताजी असली अजगर के अंडे को सेइए ताकि एक असली अजगर निकले। अंडे से निकलने में कितना समय लगेगा? हे भगवान, क्या सच में उसके परिवार के पास एक असली अजगर होगा? पिताजी सच्चे ड्रैगन को जन्म लेने में क्या सैकड़ों साल लगेंगे या फिर 1000 साल भी? क्या वे सच्चे ड्रैगन को जन्म लेते देखने से पहले ही मर जाएंगे? आओ, एक सच्चे ड्रैगन के जन्म को देखने के लिए सू यूयू को दृढ़ संकल्प के साथ जीना जारी रखना होगा। सू चेन ने कहा, यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन पिताजी को यकीन है कि इसमें 100 साल नहीं लगेंगे। 2 ड्रैगन मास्टिफ मछलियों की उपस्थिति के कारण असली ड्रैगन अंडे के फूटने की गति में पहले ही 20% की वृद्धि हो चुकी थी। पिछले विश्वास से हुई गति वृद्धि के साथ मिलाकर असली ड्रैगन अंडे के फूटने की प्रगति अब 30% तक पहुंच गई है। हमें विश्वास है पिताजी। इन पुरस्कारों पर चर्चा करने के बाद सू चेन ने वुलियांग पर्वत श्रृंखला में जमा किए गए सभी स्वादिष्ट व्यंजन बाहर निकाल लिए। वहां हवा में सुखाया हुआ गैंडे का मांस, समुद्री भोजन, नारियल, जामुन और भी बहुत कुछ था। उन्होंने शाम 7 बजे खाना खाया, लेकिन इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें देखकर उन्हें अचानक भूख लग गई।
लुबियुन और अन्य लोग समुद्री भोजन और गैंडे का मांस रसोई में ले गए ताकि सभी के लिए देर रात का नाश्ता तैयार कर सकें। सूजिहान और उसकी 4 बहनें, साथ ही 2 भाई, बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर, स्टूल लेकर सू चेन और लिन वानिक्सू के चारों ओर बैठ गए। उन्होंने अपनी ठुड्डी छोटे हाथों पर टिका ली और सू चेन को देखते हुए वुलियांग पर्वत श्रृंखला में घटी घटनाओं का वर्णन सुन रहे थे। बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर ने भी अपनी बहनों की बैठने की मुद्रा की नकल की, अपनी बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी करके खोलीं और सुनने लगे। हालांकि दोनों छोटे बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे, लेकिन जब वे अपनी बहनों को हंसते या आश्चर्य से हौंफते हुए देखते थे तो वे भी उनके साथ हंसने और हौंफने लगते थे। ये दृश्य विशेष रूप से मार्मिक और जीवंत था। घर में चहल पहल थी। सूचेन अपने बच्चों को वुलियांग पर्वत श्रृंखला के बारे में रोचक बातें बता रही थी, जबकि सुयेलिन काइवू और मू शेंगिंग को वुलियांग श्रृंखला में अपनी स्थिति के बारे में समझा रही थी। जब दोनों भाइयों को पता चला कि सूर्य पहले ही पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है तो वे इतने चौंक गए कि वे अवाक रह गए। वे बड़ी मुश्किल से ही ग्रैंड मास्टर के राज्य तक पहुंच पाए थे, और उनका बड़ा भाई पहले से ही एक पारलौकिक व्यक्ति था। दोनों ने एक साथ सूर्य की ओर देखा। उन्होंने जल्दी से सूर्य से पूछा कि वह पारलौकिक क्षेत्र तक कैसे पहुंचने में कामयाब रही। उन्हें केवल इतना ही संदेह था कि सूर्य का स्तर उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका मानना था कि वह सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच चुका है। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह पहले ही पारलौकिक स्तर प्राप्त कर चुका है। यह उन दोनों के लिए सचमुच चौंकाने वाला था। यह आवागमन का स्थान है, सूर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन काइवू और मू शेंगिंग के चेहरे के भाव अचानक पूरी तरह बदल गए। वह चौराहा। बड़े भाई, क्या आप मृत्युलोक में गए थे? लेकिन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान मृत्युलोक में प्रवेश करने वाले सभी लोग मर गए। महान ईगल देश के शिखर से आए उस ग्रैंड मास्टर सहित। उनका नाम क्या था? म्यू शेंगमिंग ने आगे कहा, जेलांग लैमिंग। जी हाँ, बिल्कुल, जेलंग मर चुका है। तुम संक्रमण स्थल में कैसे पहुंचे? क्या तुम सुरक्षित हो? मू शेंगिंग ने अपनी गर्दन पर हाथ मारते हुए कहा, रुको, नहीं। चेन चेन पहले ही पैसेज प्लेस में प्रवेश कर चुका है और बाहर निकलते ही ट्रांसेंडेंट रियल्म तक पहुंच गया। अब मेरे बड़े भाई भी पैसेज प्लेस में प्रवेश कर चुके हैं और ट्रांसेंडेंट रियल्म तक पहुंच चुके हैं। तुम दोनों, क्या तुम्हारे पास पैसेज प्लेस में प्रवेश करने और ट्रांसेंडेंट रियल्म तक पहुंचने का कोई सुरक्षित तरीका है? ये सुनकर लिन काइवू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सूर्य को तीव्र निगाहों से देखा। सूर्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, चेन चेन के पास एक तरीका तो है, लेकिन वे चीज़ें एक बार इस्तेमाल होने वाली हैं। मैंने शायद आखिरी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया है, नहीं तो मैं निश्चित रूप से वानिक्सू को पारलौकिक स्तर तक पहुंचने में मदद कर देता। परिवर्तन के स्थान के भीतर की ऊर्जा सचमुच भयानक, अत्यंत प्रचुर है, और यह शरीर की सीमाओं को अनदेखा करती है। जब तक आप इसे आत्मसात कर सकते हैं और अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं, आप बार बार आगे बढ़ते रह सकते हैं। हालांकि चेन चेन ने मुझे जो चीज़ दी थी वह केवल शुरुआती धुंध के चरण तक ही काम आती। उसके बाद डिस्पोजेबल विकिरण सुरक्षा सूट में आग लगने ही वाली थी। सौभाग्य से मैं तेजी से भागा और आग ज्यादा लगने से पहले ही उस जगह से निकला। ये कहते ही सूर्य को भी डर का एहसास हुआ, क्योंकि वह अपने बेटे द्वारा दिए गए उपहार को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने इसे लगातार विकसित करने की योजना बनाई थी। लेकिन तभी उसके मन में एक चेतावनी कौंधी, जिससे पता चला कि विकिरण से बचाव वाला सूट 20 सेकंड में बेअसर हो जाएगा। घबराकर उसने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और ट्रांजिट पॉइंट से बाहर भाग गया। मुझे लगा कि अगर मैंने वे पॉइंट के अंदर कुछ और घंटों तक साधना की होती तो शायद मैं बिना किसी समस्या के मध्यम कोहरे के चरण तक पहुंच सकता था। लिन काइवू उत्सुकता से सू चेन को देख रहा था, जो बच्चों को वुलियांग पर्वत श्रृंखला के बारे में रोचक बातें बता रही थी। उसकी इच्छा थी कि वह सू चेन के पैर से लिपट जाए और उससे विकिरण से बचाव का सूट मांग ले। मैं भी परिवर्तन के स्थान में प्रवेश करना चाहता था और पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंचना चाहता था। वो टिल्ड। हालांकि जैसा कि सूर्य ने कहा, अगर विकिरण सुरक्षा सूट का एक और सेट होता तो सू चेन निश्चित रूप से इसे अपनी बेटी लिन वानिक्सू को दे देता। हालांकि उस समय सू चेन के पास वह चमत्कार नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि भविष्य में उसे वह चमत्कार अवश्य प्राप्त होगा। उसे अपने दामाद के चमचों से कसकर लिपट जाना चाहिए। परमानंद के राज्य तक पहुंचने का उनका अपना मार्ग उनके दामाद पर निर्भर था। आखिरकार, भले ही उसे पता हो कि क्रॉसिंग प्लेस कहाँ है, लेकिन सुरक्षित तरीके के बिना वह वहां प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अंदर जाना निश्चित मृत्यु थी। शाओ युक्सियू, जियांग वेहाई और जियांग जियांगजेन की बातचीत भी समाप्त हो चुकी थी। तीनों की आंखें लाल थीं। शियू, आपको क्या लगता है कि कब सुविधाजनक रहेगा? मैं आपके पूरे परिवार को वापस ले जाऊंगा। जियांग परिवार को अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और कबीले में लौटने के लिए। जियांग वेहाई ने शेंग परिवार को सीधे तौर पर नज़रअंदाज कर दिया और शियाओ युक्सियू को जियांग परिवार का वंशज माना।
अगर शेंग परिवार की चालाकी, अपने वरिष्ठों को खुश करने और सत्ता हासिल करने की क्षमता न होती तो जियांग परिवार शेंग परिवार से कमजोर नहीं होता। ये दोनों परिवार इसकी स्थापना के समय से ही 3 सबसे पुराने परिवारों में से एक थे। लाखों साल पहले, बल्कि करोड़ों साल पहले स्थापित जियांग वेहाई को भी अपने परिवार के इतिहास के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी थी, क्योंकि उस कहानी को गुप्त रखा गया था। शाओ युक्सियू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दादाजी, इस मामले में मुझे सू ये और सू चेन से बात करनी होगी। उनसे बात करने के बाद ही मैं आपको जवाब दे पाऊंगी। यह उचित है, जियांग वेहाई ने सहमति जताई। सू चेन के बगल में, जब वह वुल्फ किंग के बारे में बात कर रहा था, तभी ग्रेट ट्रेजर ने अचानक अपनी बड़ी, गोल, काली आंखों को झपकाया। अपनी गोल मटोल छोटी उंगली से उसने दरवाजे के पास दुबके छोटे सफ़ेद कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, पापा, यह क्या है? कुत्ते का पिल्ला। सू यूयू ने उस दिशा में देखा जिधर उसका भाई इशारा कर रहा था और उसे वहां बिग वाइट भी दिखाई दिया। उसने पलकें झपकाते हुए कहा, पापा, वहां ये छोटा सा सफ़ेद कुत्ता क्यों है? ये भेड़िए जैसे समूहित कुत्ते जैसा दिखता है। ये किस परिवार का है? ये हमारे घर कैसे आया? सू युतोंग ने अपना फ़ोन निकाला, उसकी तुलना एक सफ़ेद भेड़िए की तस्वीर से की और कहा, युवक, ये समूहित नहीं है, ये भेड़िया है। और यह वुलियांग पर्वत के राजा भेड़िए जैसा दिखता है, लेकिन आकार में बहुत बड़ा अंतर है। ये छोटा भेड़िया भेड़िया राजा के लघु रूप जैसा लगता है। अध्याय 693, एक मार्मिक रात। सू यनुओं के मन में अचानक एक अविश्वसनीय विचार आया। उसने सू चेन की ओर देखा, हौंकते हुए पूछा, पिताजी, ये छोटा भेड़िया, क्या ये वुलियांग पर्वत श्रृंखला का भेड़िया राजा दाबाई हो सकता है? सू चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, ये वास्तव में दाबाई ही है, बस उसका आकार छोटा हो गया है। सू यनुओ, सू जिहान, सू युतोंग, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। सू यू गुआंग गो गो। सुकेक्सिन, कितना प्यारा टिल्डर। सुकेक्सिन पहले ही दरवाजे के पास खड़े दाबाई की ओर दौड़ चुका था। अगर उस समय दाबाई एक विशाल सफ़ेद भेड़िया होता तो शायद सुकेक्सिन उसके पास जाने की हिम्मत न करता। आखिर वह धुंध के अंतिम चरण का एक विशाल सफ़ेद भेड़िया था। लेकिन अब दाबाई ने अपनी आभा को नियंत्रित कर लिया था और सिकुड़कर एक हानिरहित और मनमोहक समूहित कुत्ते जैसा दिखने लगा था। सुकेक्सिन का साहस बढ़ा और उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की। यहाँ तक कि बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर, दोनों नन्हे बच्चे भी अपनी बहनों की मदद से स्टूल से उठ खड़े हुए। फिर वे अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में खुशी से चिल्लाते हुए दाबाई की ओर चल पड़े, प्यार करो। पिल्ला, हाँ, कुत्ते का पिल्ला। सूजिहान ने मुस्कुराते हुए उन्हें सुधारा, हाओ हाओ वान वान, ये पिल्ला नहीं है, ये भेड़िया है। भेड़िए पिल्लों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। दोनों बच्चे अपनी बहन की बातें पूरी तरह समझ नहीं पाए। वे एक पल के लिए रुके और फिर दाबाई की ओर चलने लगे, जब तक कि वे ठीक उसके सामने आकर खड़े नहीं हो गए। छोटी ट्रेजर ने बस वहीं खड़े रहने की हिम्मत की, उसमें दाबाई के साथ खेलने की हिम्मत नहीं थी। बिग ट्रेजर एक बच्चा था और बेहद चालाक भी। हाल ही में वह घर को तहस नहस करने लगा था, टेलीविजन कैबिनेट में रखी हर चीज़ को खंगालता, कभी कुछ कुतरता तो कभी कुछ छूता। दुनिया के बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। फिर उसने दाबाई की ओर अपना छोटा हाथ बढ़ाया, जिससे ये साबित हो गया कि वह अपनी बहन सुकेक्सिन से भी अधिक साहसी है। सच तो यह है कि नवजात बछड़ा बाघ से नहीं डरता। सुकेक्सिन ने केवल दाबाई को करीब से देखने की हिम्मत की, उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसका सिर छू सके। बिग ट्रेजर सीधे उसी के पास गया। जब उसने पहली बार उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो महान खजाने सू हाओ के चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। हालांकि ये भी स्पष्ट था कि वह थोड़ा घबराया हुआ था, उसका दूसरा हाथ मुट्ठी में बंद था। हाओ हाओ, आगे बढ़ो। सू जिहान किनारे से अपने भाई का हौसला बढ़ाया। मानो अपनी बड़ी बहन के उत्साहवर्धक शब्दों को सुनकर हाओ हाओ का छोटा हाथ दाबाई के सिर पर मजबूती से टिक गया और उसने उसे धीरे से थपथपाया भी। ये देखकर कि दाबाई ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि अपने अगले पंजे नीचे करके जमीन पर लेट गया, हाओ हाओ के चेहरे पर तुरंत एक बड़ी मुस्कान आ गई। फिर मानो उसने कोई महान उपलब्धि हासिल कर ली हो, उसने उत्साहपूर्वक अपना सिर सू चेन की ओर घुमाया। सू चेन से प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सू चेन ने उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया और मुस्कुराते हुए उसकी जमकर प्रशंसा की। हमारा हाओ हाओ बहुत बहादुर है, तुम एक बहादुर लड़के हो। हाओ हाओ और भी अधिक खुशी से मुस्कुराया। वह मुड़ा और दाबाई के सामने बैठकर बात करने की कोशिश करने लगा। वह इतना उत्साहित था कि बोलना भूल गया और बच्चे की तरह बड़बड़ाने लगा, ये या आहा या ये आहा हा। अपने भाई को दाबाई के साथ इतना आनंद लेते देख नन्ही ट्रेजर ने भी हिम्मत जुटाई और हाओ हाओ के बगल में बैठ गई। हालांकि उसने दाबाई के सिर को छूने की हिम्मत नहीं की, वह केवल बड़ी बड़ी आंखों से उसे ध्यान से देखती रही। इसके अलावा लड़की बेहद रक्षात्मक मुद्रा में दिख रही थी। उसने अपने दोनों छोटे हाथों को मुट्ठी बनाकर अपनी पीठ के पीछे बांध रखा था।
ऐसा लग रहा था मानो अगर दाबाई ने उनके साथ क्रूरता करने की हिम्मत की तो वह तुरंत एक घूंसा मार देगा। वह दृश्य बेहद कोमल और मार्मिक था। उन्होंने कमरे में मौजूद सभी वयस्कों को प्यार भरी हंसी से हंसा दिया। जब उनकी बातचीत का अधिकांश हिस्सा पूरा हो गया तो सू चेन ने सू ये और जियांग वेहाई को फ़ोन किया, किसी बात पर चर्चा करने के लिए अध्ययन कक्ष में। जो लोग बैठक कक्ष में रह गए थे वे या तो दाबाई को देख रहे थे या पृथ्वी की अमर कठपुतली का अवलोकन कर रहे थे और उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। स्टूडियो में सू चेन ने जियांग वेहाई को अपने दादाजी के बारे में बताया। वह जानता था कि उसके पिता इस बार वुलियांग पर्वत श्रृंखला में 2 कारणों से गए थे, एक तो उसकी और लिनवानिक्सू की रक्षा करने के लिए और दूसरा अपने दादा सू शियाओटियन को खोजने के लिए। हालांकि 38 साल बीत चुके थे। सू शियाओटियन को ढूंढना उनके और सू ये दोनों के लिए मुश्किल होगा। हालांकि वे जियांग वेहाई से जानकारी मांग सकते हैं और मामले की जांच में उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जियांग वेहाई और उसके लोगों की तुलना में उसे और सू ये को वुलियांग पर्वत श्रृंखला के बारे में बहुत कम जानकारी थी। सू चेन ने जो कहा उसे सुनने के बाद जियांग वेहाई ने सू ये से पूछा, सू ये, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की कोई तस्वीर है? हाँ। सू ये ने तुरंत अपने बटुए के एक डिब्बे से 2 इंच की तस्वीर निकाली और जियांग वेहाई को दे दी। वह उस तस्वीर को हमेशा संजोकर रखती थी, उसे अपने पर्स में रखती थी और हर जगह अपने साथ ले जाती थी। यहाँ तक कि वुलियांग पर्वत श्रृंखला में भी, जहाँ वह लगभग एक जंगली की तरह व्यवहार करने लगा था, उसने अपने बटुए की रक्षा की थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह अम्लीय वर्षा से खराब न हो जाए या लड़ाइयों और भागने के दौरान खो न जाए। यह एक रंगीन तस्वीर थी, लेकिन उस समय रंगीन तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, इसलिए इसके रंग आज की तस्वीरों की तरह स्वाभाविक नहीं थे। साथ ही समय के साथ तस्वीर की स्पष्टता भी कम हो गई थी। हालांकि सू शियाओटियन की सामान्य उपस्थिति को अभी भी पहचाना जा सकता था। बाद में उन्हें शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तस्वीर को पुनर्स्थापित कर सके और उसे 38 साल पहले के उसके मूल स्वरूप में वापस ला सके। इसमें कोई समस्या नहीं थी। समस्या सिर्फ ये थी कि 38 साल बीत चुके थे। अगर सू शियातियान अभी भी जीवित होती तो उनकी शक्ल में काफ़ी बदलाव आ चुका होता, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था। अगर सू शियाओटियन अब तक वुलियांग पर्वत श्रृंखला में जीवित रहने में कामयाब रहा है तो उसे कुछ संयोगवश अवसर जरूर मिले होंगे और शायद ... उसके रूप में ज़्यादा बदलाव नहीं आया होगा। उदाहरण के लिए, जियांग वेहाई पहले से ही 102 वर्ष के थे, लेकिन वे बिल्कुल भी शतायु व्यक्ति जैसे नहीं दिखते थे। अधिक से अधिक वे 60 वर्ष से कुछ अधिक आयु के प्रतीत होते थे। वह उतनी ही जवान दिखती थी जितनी सू ये कभी हुआ करती थी। चूंकि सू ये ने सू चेन द्वारा उसके लिए तैयार की गई गुप्त त्वचा सौंदर्य और पोषण विधि का उपयोग किया था और शरीर को मजबूत बनाने के लिए 5 पृष्ठों के स्वर्ण शास्त्र के पहले स्तर तक पहुंच गया था, एक बार अपनी त्वचा को उतार डाला था, इसलिए वह बहुत युवा दिखता था, जैसे कि वह लगभग 35 वर्ष का व्यक्ति हो। 3 बार अपनी त्वचा उतारने के बाद सू चेन की उम्र केवल 27 वर्ष प्रतीत होती थी। अपनी बेटियों के साथ चलते हुए उन्हें आसानी से उनका भाई समझा जा सकता था। वह उनके पिता नहीं थे। तस्वीर देखने के बाद जियांग वेहाई ने कहा, क्या मैं इस तस्वीर को पुनर्स्थापित और बड़ा करवाने के लिए ले जा सकता हूँ? हाँ, मुझे मूल प्रति बाद में वापस दे देना, सू ये ने कहा। सू ये को इस पुरानी तस्वीर से विशेष लगाव महसूस हुआ। जियांग वेहाई ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं ये तस्वीर रख लूँगा। एक बार इसकी मरम्मत और जूम करने के बाद मैं अपने परिवार से उस समय की घटना की जाँच करवाऊँगा। मुझे कोई भी अन्य विशिष्ट जानकारी बताएं जिससे हमें उसका पता लगाने में मदद मिल सके। उदाहरण के लिए, वुलियांग पर्वत में सटीक स्थान के किस बिंदु पर पहुंचे थे, क्या उनके शरीर पर कोई जन्मचिन्ह या विशिष्ट निशान थे और प्रवेश करते समय उनकी साधना का स्तर क्या था। जानकारी जितनी विस्तृत होगी उसे ढूंढना उतना ही आसान होगा। अध्याय 694 सू शियाओटियन की खोज। सू ये ने कागज और कलम ली और अपने पिता के बारे में सभी विशिष्ट विवरणों को सावधानीपूर्वक नोट किया, जिसमें उनकी जन्मतिथि और उनके चेहरे पर तिल की स्थिति भी शामिल थी। उन्होंने इसे बहुत विस्तार से लिखा। इसमें जियांग वेहाई द्वारा सूचीबद्ध सभी जानकारी भी शामिल थी। शुरू में वह उस सटीक प्रवेश बिंदु से अनजान था जिसका उपयोग उसके पिता ने असीमित पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए किया था, लेकिन वीर प्रतियोगिता की व्यक्तिगत प्रतियोगिता के बाद सू ये ने उससे संपर्क किया और उसे उसके पिता के लापता होने के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान की, जिसमें वह विशिष्ट स्थान भी शामिल था जहां से उसका पीछा किया गया और अंततः उसे असीमित पर्वत श्रृंखला में जाने के लिए मजबूर किया गया। सब कुछ लिख लेने के बाद वे तीनों थोड़ी देर तक बातें करते रहे। तभी शियाओ युक्सियू ने दरवाजा खटखटाकर बताया कि खाना तैयार है और फिर वे सभी अध्ययन कक्ष से बाहर चले गए। आज रात का भोजन बेहद शानदार था, जिसमें विभिन्न प्रकार के गोमांस और समुद्री भोजन के साथ साथ बंदर की शराब और सू चेन द्वारा लाया गया अर्थ इमॉर्टल स्प्रिंग मिनरल वाटर भी शामिल था। वयस्कों ने शराब पी और बच्चों ने पृथ्वी के अमर झरने का पानी पिया।
सू यनुओ ने कहा कि वह पहले से ही 18 साल का है और कानूनी रूप से शराब पीने की उम्र का है, इसलिए वह शराब पीना चाहता है। उन्होंने कहा, बस एक घूंट, और बताया कि उन्होंने लंबे समय से सुना था कि बंदरों की शराब अमर लोगों के लिए भी एक उत्कृष्ट व्यंजन है और उन्हें इसे अवश्य चखना चाहिए। इस तरह वह बाद में इसके बारे में शेखी बघार सकता था। सू चेन ने अपनी बेटियों की शराब के प्रति कम सहनशीलता देखी थी, इसलिए उसने कहा, केवल एक घूंट की अनुमति है। हम टिल्डर पापा मेरे लिए सबसे अच्छे हैं टिल्डर, सू यनुओ ने खुशी से कहा। सू यनुओ को बंदर की शराब पीते देख सू यूयू ने भी एक घूंट के लिए चिल्लाया और सू केक्सिन, सू जिहान और सू युतोंग ने भी एक घूंट पीने की इच्छा व्यक्त की। सू चेन मुस्कुराए और बोली, ठीक है, एक एक घूंट पी लो और फिर धरती का अमर झरना पी लो। धरती का अमर झरना तुम्हें फिर से जीवंत कर देगा और तुम्हें और भी सुंदर बना देगा। सू चेन का आखिरी वाक्य सुनते ही सू जिहान और बाकी सभी की आंखें चमक उठीं, यहाँ तक कि मेज पर बैठी महिलाओं की आंखें भी चमक उठीं। क्योंकि कोई भी लड़की, वह और भी जवान और खूबसूरत बन सकती है, जैसे वाक्य के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती। सभी ने अपने अपने पेय पदार्थ परोस लिए थे, कुछ ने शराब तो कुछ ने पृथ्वी का अमर झरना। ये देखकर सूये ने अपना गिलास उठाया और कहा, आइए हम सब मिलकर चेनचैन और वानिक्सू को राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने और हमारे ड्रैगन साम्राज्य का नाम रोशन करने पर बधाई दें। इतिहास इस पल को हमेशा याद रखेगा, क्योंकि यही वह क्षण है जो हमारे ड्रैगन साम्राज्य के उत्थान के महान युग की शुरुआत का प्रतीक है। शाओ युक्सियू ने अपना गिलास उठाते हुए कहा, चेनचैन को, वानिक्सू को, ड्रैगन साम्राज्य को। सू यनुओ ने दोहराया, पिताजी के लिए, माँ के लिए, ड्रैगन साम्राज्य के लिए। उन सभी ने अपने गिलास उठाए और आशीर्वाद दिया। सू ये ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को देखा और सोचा कि जब वह आखिरकार अपने पिता सू शियाओटियन को ढूंढ लेगी तो वह अपने पोते पोतियों को देखकर जरूर खुशी से झूम उठेंगे। वह अपने पिता को ढूंढने के लिए बहुत उत्सुक थी। अनंत पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने से पहले उसे केवल 50% यकीन था कि उसके पिता अभी भी जीवित हैं, लेकिन उसमें प्रवेश करने के बाद उसे विश्वास हो गया कि उसके पिता की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को देखते हुए उनके अभी भी जीवित होने की 80% संभावना है। उस रात सू चेन का घर जगमगा रहा था और सभी ने मिलकर बड़े ही सुखद तरीके से भोजन का आनंद लिया। ये सिलसिला सुबह 3 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में लौट गए। योजक चिन्ह। सुबह तड़के 5:30 बजे, जब पूर्वी आकाश में भोर की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी और सूरज अभी उगा भी नहीं था, तब बूढ़े बाई ने बाई लुओ के दरवाजे पर दस्तक दी। जब बाई लुओ अपने कमरे से बाहर आया तो उसने पूछा कि क्या हो रहा है। ओल्ड बाई ने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, लुलुओ, आज दूसरा दिन है। जल्दी से लिन वानिक्सू को फ़ोन करो और आज अपने पूरे परिवार के लिए रात के खाने का इंतजाम करो। कल रात मैंने सू चेन और बाकी लोगों को लौटते देखा, वे पूरी रात बहुत ही खुशमिजाज थे। बाई लुओ ने कहा, वे कल रात लौटे और पूरी रात बहुत चहल पहल करते रहे, वे शायद अभी सो रहे हैं और आराम कर रहे हैं। आज उन्हें परेशान न करें, हम किसी और दिन रात के खाने का इंतजाम कर लेंगे। ओल्ड बाई ने चिंता से कहा, पहले समय तय कर लेते हैं, नहीं तो जब तक हम डिनर का आयोजन करेंगे तब तक लिन वानिक्सू और उनके परिवार का शेड्यूल अगले साल तक पूरी तरह से भर चुका होगा। सू चेन और लिन वानिक्सू ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतकर न केवल देश को गौरव दिलाया, बल्कि उनकी अपनी ताकत भी अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त थी, जिससे वे कई महत्वपूर्ण परिवारों के लिए लक्ष्य बन गए जिन्होंने उन पर कब्जा करने की कोशिश की। यहाँ तक कि 5 सबसे महत्वपूर्ण परिवारों ने भी सू चेन की ओर हाथ बढ़ाया था। उन्हें भी जल्दी करनी पड़ी। हालांकि इस बार शेंग परिवार ने शेंग मानतियान के मामले में गलती की थी, लेकिन उनके पास कई बेटियां थीं और लोगों को लुभाने के कई तरीके थे। अन्य परिवारों में भी कई खूबसूरत महिलाएं थीं और शायद उन्होंने सू चेन से मिलने और उन्हें उससे मिलवाने की उम्मीद में पहले ही सुंदरियों को लोंगचेंग भेज दिया था। वे चाहते थे कि सू चेन उनका दामाद बने और उनके साथ रहे। मैं चिंतित क्यों ना हूँ? बाई लुओ ने ओल्ड बाई की ओर देखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए कहा, पिताजी, आपको इतनी जल्दी क्यों है? वानिक्सू और उसके परिवार को रात के खाने पर आमंत्रित करने वाले दूसरे लोग हैं। तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं है। जब वह बोल रहा था, बाई लुओ ने बाई शाओसोंग को गौर से देखा, उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम कोई बुरी साजिश रच रहे हो? बाई शाओसोंग के एक बेटा और 3 बेटियां थीं। वह अपने अन्य बच्चों से नहीं डरता था, लेकिन वह विशेष रूप से अपनी सबसे छोटी बेटी से डरता था, क्योंकि उनकी सबसे छोटी बेटी सबसे प्रतिभाशाली थी और खेती बाड़ी में उसकी सबसे अधिक रुचि थी। मार्शल आर्ट की बात करें तो वह इसमें पहले ही महारत हासिल कर चुका था। उसके भविष्य की संभावनाएं असीमित थीं। बाई शाओसोंग ने पलकें झपकाईं, उसकी नज़रें तेजी से ऊपर दाईं ओर गईं, उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई। क्या मेरे मन में भला कौन से बुरे विचार आ सकते हैं? लुलुओ, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। मैं तो बस, तुम सू चेन की बंदर वाली शराब पीना चाहते हो। बाई लुओ ने हैरानी से कहा। उनके पिता को हमेशा से शराब पीने का शौक था और मन की वाइन सबसे बेहतरीन वाइन मानी जाती थी।
हालांकि परिवार के विभिन्न मुखियाओं के अलावा कोई और इसे हासिल नहीं कर सका। बाई शाओसोंग ने सू चेन पर अपनी निगाहें जमा ली थीं। अपनी बेटी की बातें सुनकर बाई शाओसोंग को तुरंत राहत मिली। सौभाग्य से उनकी बेटी ईमानदार थी और उसने कभी प्रेम प्रसंगों के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि उसने अपनी राहत जाहिर करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि उसकी बेटी को कुछ शक न हो जाए। तुमने सही अनुमान लगाया था वाले भाव से उसने बाई लुओ से कहा। लुलुओ, तुम दिन ब दिन और भी समझदार होती जा रही हो। तुम्हें पता है, बंदरों वाली शराब सीमित मात्रा में है। अगर रात का खाना बहुत देर से हुआ तो सू चेन के पास बंदरों वाली शराब खत्म हो सकती है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता के पास और कोई खास शौक नहीं है, मुझे तो बस शराब पीना पसंद है। बाई लुओ ने नज़रें फेर लीं और कहा, मैं आज दोपहर वानिक्सू को फ़ोन करूंगी। बाई शाओसोंग ने ज़्यादा जोर देने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने तुरंत बाई लुओ की तारीफों की बौछार कर दी। योजक चिन्ह सू चेन के लिए, हालांकि उसे किसी अन्य व्यक्ति के 8 घंटे के बराबर नींद लेने के लिए केवल 3 घंटे की नींद की आवश्यकता थी। वह सुबह 6 बजे उठा, लेकिन वह अंतहीन पर्वत श्रृंखला में नहीं था। कोई खतरा नहीं था, सब कुछ शांत था। वह बस आलस करना चाहता था, उठना नहीं चाहता था और अपनी पत्नियों के साथ आराम से समय बिताना चाहता था। मुझे दोनों तरफ से गले लगने का आनंद लिए हुए काफ़ी समय हो गया था। मुझे बहुत सहज महसूस हुआ। कल रात लिन वानिक्सू और मूजिकिंग ने काफ़ी शराब पी ली थी, इसलिए वे दोनों अभी तक नहीं उठी थीं। उनके छोटे चेहरे गुलाबी थे और सुबह की हल्की धूप में उनकी त्वचा इतनी साफ और कोमल थी कि ऐसा लग रहा था मानो हल्के से छूने पर ही टूट जाएगी, बिल्कुल एक शिशु की कोमल त्वचा की तरह। यह मन की वाइन और अर्थस इमॉर्टल स्प्रिंग पीने का प्रभाव था। सू चेन ने स्नेहपूर्वक लिन वानिक्सू और मूजिकिंग के गालों पर चुंबन किया, फिर उन दोनों को गले लगाया और सोता रहा। अध्याय 695 मूजिकिंग ग्रैंड मास्टर बने। कुछ देर बाद मूजिकिंग ने अपनी आंखें खोलीं। वह अचंभित थी और उसने अपनी आंखें मलीं। फिर कुछ याद आने पर उसने झट से अपना सिर घुमाया। सू चेन को देखने के बाद ही उसके माथे की शिकन कम हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना नहीं देख रही थी। कल रात सू चेन ने सचमुच राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली थी और सुरक्षित वापस लौट आई थी। सू चेन को देखने के बाद उसने अपनी दाहिनी ओर सो रही लिन वानिक्सू पर एक नज़र डाली। ये देखकर कि सिस्टर वानिक्सू अभी तक नहीं जागी थी, मूजिकिंग ने सावधानी से करवट बदली और पाया कि सू चेन की बाँह उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के नीचे टिकी हुई थी। उसने झट से अपना सिर उठाया, सू चेन की बाँह को सावधानीपूर्वक एक तरफ हटाया और उसे धीरे से मालिश की। उसकी बाँह पूरी रात उसके सिर के नीचे थी, इससे उसे जरूर दर्द हुआ होगा। कुछ देर तक उसकी मालिश करने के बाद उसे डर था कि कहीं वह जाग न जाए, इसलिए उसने सावधानी से उसकी बाँह नीचे की और उसके छोटे से शरीर को बिस्तर के किनारे तक ले गई ताकि उसकी बाँह गद्दे पर स्वाभाविक रूप से टिक सके। फिर वह एक हाथ के सहारे उठ बैठा और अपना सिर पकड़कर सू चेन की ओर देखने लगा। कल रात बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने सीधे उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उसने शराब पी रखी थी और काफ़ी देर हो चुकी थी। सुबह 3 बजे बिस्तर पर लेते ही उसे नींद आ गई। यह ऐसा था मानो कई दिनों तक युद्ध में रहने के बाद अचानक आराम मिल गया हो। बिस्तर पर पैर रखते ही वह सो गई। वह अब इसलिए उठी क्योंकि उसके शरीर में एक जैविक घड़ी विकसित हो गई थी जो उसे सुबह 6:30 बजे स्वचालित रूप से जगा देती थी। सौभाग्य से वह जल्दी जाग गई। बहन वानिक्सू अभी तक नहीं जागी थी और न ही भाई सू चेन जागे थे। इस तरह वह शांतिपूर्वक सू चेन का अवलोकन कर सकता था। हालांकि सू चेन को प्रतियोगिता के लिए वुलियांग पर्वत श्रृंखला में गए हुए केवल 4 दिन ही बीते थे, लेकिन वे 4 दिन उसे 1 साल के बराबर लगे। यह विशेष रूप से दुखद और चिंताजनक था। 10 मिनट बाद सू चेन ने धीमी हंसी के साथ पूछा, जिकिंग, तुम मुझे कब तक ऐसे ही घूरती रहोगी? क्या तुम्हारी गर्दन में दर्द नहीं हो रहा? वह लड़की 10 मिनट से अधिक समय से उसी स्थिति में उसे देख रही थी और उसने अपनी मुद्रा में कोई बदलाव नहीं दिखाया था। मूजिकिंग चौंक गया, हालांकि उसकी चीख काफ़ी धीमी थी। सू चेन की खुली निगाहों से मिलते ही वह जमसी गई। सू चेन ने धीरे से लिन वानिक्सू की गर्दन के नीचे से अपना हाथ हटाया, तकिया ठीक किया, फिर करवट बदली और मूजिकिंग की ओर मुस्कुराते हुए उसके आश्चर्य भरे आह की नकल की। मूजिकिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाई सू चेन, आप काफ़ी देर से जाग रहे हैं। लेकिन ये देखकर कि तुम और वानिक्सू अभी भी सो रहे थे, मैंने अपनी आंखें बंद रखीं। तो चलिए पहले उठ जाते हैं। मुझे डर है कि अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बहन वानिक्सू जाग जाएंगी। वो पिछले कुछ दिनों से वुलियांग पर्वत श्रृंखला में ठीक से सोई नहीं है, मूजिकिंग ने कहा। ठीक है, चलो दूसरे बिस्तर पर लेट जाते हैं, सू चेन ने धीरे से कहा। मूजिकिंग का चेहरा और भी लाल हो गया। उसका मतलब यह नहीं था। हालांकि उसने सू चेन को कई दिनों से नहीं देखा था और वास्तव में वह उसे बहुत याद कर रही थी। इसके अलावा उसके पास कई ऐसी बातें थीं जो वह उससे अकेले में कहना चाहती थी। वे दोनों चुपचाप बिस्तर से उठे। पिछली रात सब लोग देर तक सोए थे, इसलिए कोई भी अभी तक जागा नहीं था। बड़ा खजाना और छोटा खजाना भी सो रहे थे।
सू चेन मू जिकिंग के कमरे में गई। ग्रेट ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर कल रात को किया हुई और मू शेंगिंग के साथ सोए थे, इसलिए उस समय मू जिकिंग का कमरा खाली था। कमरे में प्रवेश करते ही मू जिकिंग ने हिम्मत करके सू चेन को गले लगा लिया। लिन वानिक्सू की अनुपस्थिति में मू जिकिंग का स्नेह और भी बढ़ गया। सू चेन को गले लगाते हुए उसकी आंखों में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी और उसने कहा, भाई सू चेन, इस बार वुलियांग पर्वत श्रृंखला में आपका साहसिक कार्य बहुत जोखिम भरा था, मुझे आपकी बहुत चिंता थी। सू चेन ने मू जिकिंग को गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाए और उसे दिलासा देते हुए कहा, क्या तुम्हारा भाई सू चेन अब बिल्कुल ठीक है? चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें ध्यान से देख लेता हूँ। आपने वजन कैसे कम किया? क्या तुम इन दिनों घर पर ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हो? ये ठीक नहीं है। थोड़ा मोटा होना बेहतर है ताकि चेहरे पर कुछ मांस दिखे, इसे चुटकी से दबाने पर अच्छा लगता है। मू जिकिंग ने धीमी आवाज़ में पूछा, अगर मेरा वजन बढ़ जाए तो क्या ये बुरा लगेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी जिकिंग थोड़ी मोटी होने पर और भी खूबसूरत लगती है। वास्तव में? बिल्कुल, तो मैं आज ज़्यादा खाऊंगा। अच्छी लड़की। भाई सू चेन, आप आज बहुत जल्दी उठ गए, क्या आपको थकान नहीं हो रही है? क्या आप थोड़ी देर और आराम करना चाहेंगे? सू चेन ने मू जिकिंग की नाक पर धीरे से थपथपाया और धीमी हंसी के साथ पूछा, बस लेट जाओ। और कुछ नहीं करना चाहती? आप बहुत परेशान करने वाले हैं भाई सू चेन टिल्ड। मू जिकिंग ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। सू चेन ने उसे कमर से ऊपर उठा लिया और मू जिकिंग ने उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटकर उसे गले लगा लिया। सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जिकिंग को नौसिखिया ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। मू जिकिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने ध्यानपूर्वक अपने मार्शल आर्ट साधना स्तर का आकलन किया और पाया कि वह वास्तव में नौसिखिया ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच चुकी थी। आज सुबह उसका दिल और आंखें पूरी तरह से सू चेन पर टिकी हुई थीं और उसे अपनी स्थिति पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला था। अब इस बात को याद करते हुए सू चेन को एहसास हुआ कि एक रात सोने के बाद वह वास्तव में 5वीं मध्यवर्ती रैंक से सीधे नौसिखिया ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंच गया था। जी हाँ, मू जिकिंग ने आश्चर्य से कहा। भाई सू चेन, हे भगवान, कल रात हमने जो खाया पिया उसका असर बहुत ज़बरदस्त था। सिर्फ एक रात की नींद के बाद ही मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। मैं ग्रैंड मास्टर बन गया। ये सुनकर मू जिकिंग थोड़ी हैरान रह गई क्योंकि उसे यह बात अविश्वसनीय लगी। इसलिए सावधानी से उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का थोड़ा सा अंश छोड़ा और उसे यह बहुत मनोरंजक लगा। ऐसा लगा मानो एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। क्या ग्रैंड मास्टर बनने का अनुभव ऐसा ही होता है? सिर्फ सोने से ग्रैंड मास्टर बन जाना वाकई अद्भुत है। सू चेन मुस्कुराए और मू जिकिंग को बिस्तर पर लिटाते हुए बोली, प्रारंभिक ग्रैंड मास्टर स्तर तो बस शुरुआत है। आगे चलकर तुम्हारा पति तुम्हें पारलौकिक स्तर प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेगा। हम टिल्ड, मेरे पति तो कमाल के हैं टिल्ड, मुझे आश्चर्य है कि क्या ज़िहान और बाकी लोग भी यहाँ पहुँच गए होंगे। ये बहुत अच्छा है, हमारे पूरे परिवार की ताकत ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। मू जिकिंग ने खुशी से कहा, उन्हें सोते रहना चाहिए, पहले हम थोड़ी देर खेल लेते हैं। खेल खत्म करने और थोड़ा आराम करने के बाद हम उन्हें देखने जाएंगे। मुझे यकीन है कि वे अब तक जाग गए होंगे, सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। कल रात उसने धरती से अमर झरने को निकाला और बंदरों के लिए बनी शराब सबके पीने के लिए लाई। मध्य धुंध का चरण, गैंडे का मांस भी सबको पसंद आया। चून की पत्नी जिकिंग 5वें मध्यवर्ती रैंक से शुरुआती ग्रैंड मास्टर के रैंक तक पहुंच गई, तो बेटियों ग्रैंड ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को 6ठे रैंक तक पहुंच जाना चाहिए था। मुझे कुछ ही देर में डॉटर्स से मिलने का बेसब्री से इंतजार है टिल्ड। फिलहाल मैं अपनी पत्नी जिकिंग को उतना ही लाड़ प्यार दूंगा जितना वह हकदार है। हमारा मिलन हनीमून से भी ज़्यादा सुखद लग रहा है टिल्ड। योजक चिन्ह। सुबह 11 बजे लिन वानिक्सू की नींद खुली। अच्छी नींद लेने के कारण उसका पूरा शरीर तरोताजा और आरामदायक महसूस कर रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर जब उसने देखा कि सू चेन और मू जिकिंग वहाँ नहीं हैं, तो वह मुस्कुराया। वह जानती थी कि वे दोनों वहाँ किस लिए गए थे। वह उन्हें परेशान करने नहीं गई क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वह और सू चेन वुलियांग पर्वत श्रृंखला में कई बार साथ खेल चुके थे। अब जब वे वापस आ गए थे तो उसे सू चेन को मू जिकिंग को लाड़ प्यार करने देना ही था। प्रेम का समान वितरण एक सामंजस्यपूर्ण और सुखी परिवार की गारंटी देता है। अध्याय 696। एक एक करके बेटियां 6ठे दर्जे की योद्धा बन गईं। हाथ मुंह धोने के बाद वह बैठक में गई और यह सुनिश्चित किया कि कोई और अपने कमरे से बाहर तो नहीं आया है। बैठक कक्ष में पिछली रात के नाश्ते का कूड़ा अभी भी बिखरा पड़ा था। चून की काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सफाई नहीं की थी। उन्होंने सुबह सफाई करने की योजना बनाई थी। लिन वानिक्सू आंगन में गई, अंगड़ाई ली और अपने जोड़ों को हिलाया। लगभग अपने चरम पर पहुंच चुके सूरज को देखकर उसे ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। वह बैठक कक्ष में लौटी और सफाई व घर के काम करने लगी।
बैठक कक्ष को साफ करने और फर्श को कई बार तब तक पोंछने के बाद जब तक वह बिल्कुल साफ न हो जाए, वह सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली गई। दोपहर 1 बजे आखिरकार कोई जम्हाई लेते हुए दिखाई दिया। ये सू यूयू थी, नींद में डूबी हुई, अपनी आंखें मल रही थी। माँ, क्या आप इतनी जल्दी उठ गईं? सू यूयू ने आधी नींद में ही आंगन में चारों ओर देखते हुए पूछा। रसोई में लगे एग्जॉस्टर फैन की आवाज़ सुनकर वह दरवाजे पर गई और देखा कि लिन वानिक्सुए चूल्हे पर पकौड़ी बना रही थी। लिन वानिक्सु को पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आवाज़ सुनते ही वह समझ गई कि यह उसकी बेटी यूयू की आवाज़ है। उसने कहा, जल्दी, दोपहर के 1 बज चुके हैं। क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए कुछ एम्पानाडा बना दूंगी। सू यूयू ने रसोई के काउंटर पर नज़र डाली और पाया कि वह पकौड़ियों से भरा हुआ था। पकौड़ियों के बारे में सोचते ही छोटी सू यूयू, जो खाने की शौकीन थी, को भी भूख लग गई। वह रसोई में गई, लिन वानिक्सु के सामने झांक कर पूछा, मम्मी, इन पकौड़ियों में क्या भरा है? मैंने घर पर बचे हुए सारे झींगे छीलकर मीट ग्राइंडर में पीस लिए, जिससे वे बारीक कटे हुए झींगे बन गए। ये है झींगा एम्पानाडा। आप कितने खाना चाहेंगे? क्रिस्टल प्रॉन एम्पानाडा है ना? मुझे 20 चाहिए। ठीक है, जाओ अपनी बहनों को देखो और उन्हें उठने के लिए कहो। बहुत देर हो चुकी है, लिन वानिक्सु ने कहा। खैर, वे वैसे भी जल्द ही जाग जाएंगे। मैं जाकर उन्हें फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर सू यूयू ऊपर चली गई और लोगों के दरवाजे खटखटाकर उनसे मिलने का अनुरोध करने लगी। दोपहर 1 बजे तक सोना उनके लिए काफ़ी था और पिछली रात उन्होंने जो खाया पिया था उससे उनकी फसल बेहतर हो सकती थी। जागने पर वे सभी बेहद स्वस्थ महसूस कर रहे थे। अचानक एक कमरे से सू यूनुओ की हैरानी भरी चीख सुनाई दी, आह आह। सूजेहान और अन्य लोग दरवाजे खोलकर बाहर भागे और अचंभित सू यूयू की ओर देखकर पूछने लगे, क्या हुआ? सू यूयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। दूसरी बहन अपने कमरे में बहुत हैरान लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। उसी क्षण सू युतोंग ने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। सूजेहान और सू यूयू की बातचीत सुनकर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? तुमने क्या देखा? सूजीहान और सू यूयू ने सू युतोंग की ओर हैरानी से देखा। सू युतोंग ने कहा, मैं 6ठी कक्षा के शुरुआती स्तर तक पास हो गई हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सूजेहान ने मार्शल आर्ट में अपनी प्रगति को तुरंत महसूस किया और खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। मैं भी 6ठी कक्षा के शुरुआती स्तर पर पहुंच गया हूँ। हे भगवान, पापा ने कल रात हमें क्या क्या खाने पीने को दिया था। ये तो अविश्वसनीय है। मैं सीधे तीसरी कक्षा के उन्नत स्तर से 6ठी कक्षा के शुरुआती स्तर पर पहुंच गया। सू यूयू भी आश्चर्य, उत्साह और उमंग से भरी हुई थी। वाह, बस एक दिन और मैं 6ठी कक्षा की मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगी। पापा की राह पर चलते हुए मुझे बस लेटकर जीत हासिल करनी है। ग्रैंड मास्टर ट्रांसेंडेंट, वो बस आने ही वाले हैं। उसी क्षण सू केक्सिन उत्साह से चमकते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। अपनी तीनों बहनों के चेहरे के भाव देखकर वह समझ गई कि वे सब जानती हैं। उनसे कुछ सवाल पूछने के बाद वह अपनी खुशी छिपा नहीं सकी। मेरी दूसरी बहन अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? वह अपने कमरे में क्या कर रही है? मैंने अभी अभी उसे उत्साह से चिल्लाते हुए सुना। हम सब 6ठी कक्षा के शुरुआती स्तर पर हैं। और दूसरी बहन के बारे में आपका क्या ख्याल है? कल रात उसने हम सबसे ज़्यादा शराब, मिनरल वाटर पिया और मांस खाया। सू यूयू ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, मुझे कल रात और खाना चाहिए था। सूजेहान ने सू यूयू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इतना खा लिया कि पेंगुइन की तरह चलने लगी। क्या अब भी खाना चाहती हो? कहीं इतना न भर जाए कि पेट भरने के लिए कुछ और चाहिए ही ना। चिंता मत करो, सारा गैंडे का मांस पापा की रसोई में है। मैंने उनसे पूछा था और उनकी भंडारण क्षमता अविश्वसनीय है, फ्रिज से भी बेहतर। गैंडे का मांस चाहे कितने भी समय तक वहां रखा रहे, खराब नहीं होगा। अब से हम हर भोजन में गैंडे का मांस खाएंगे। सू यूयू ने सहमति में अपना छोटा सा सिर हिलाया और उसे सूक्ष्म रूप से यह आभास हो रहा था कि सू चेन उसके कमरे से चली जाएगी। उसी क्षण बाहर की आवाज़ें सुनकर सू यूनुओ अपने कमरे से एक आकर्षक और सुरुचिपूर्ण मुद्रा में बाहर निकली। एक हाथ जेब में डाले, अपने छोटे कान तक लंबे बालों को झटकते हुए वह दरवाजे पर खड़ी हो गई और बोली, द्वांग द्वांग द्वांग। 6ठी कक्षा की सू आ गई है। जल्द ही वह ग्रैंड मास्टर सू बन जाएगी, क्योंकि 6ठी कक्षा की सू अब 6ठी कक्षा की मध्यवर्ती मार्शल आर्टिस्ट है। हा, मध्यवर्ती 6ठी कक्षा। दूसरी बहन, तुम तो असल में 6ठी कक्षा में हो। अगली बार मैं और भी ज़्यादा खाऊंगी। अगर थोड़ा वज़न बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं, जब मैं ग्रैंड मास्टर बनूंगी तो वज़न कम कर लूंगी। ओह माय गॉड। सू केक्सिन, मैं भी। सू युतोंग, पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए हम ग्रैंड मास्टर बनेंगे। वज़न में उतार चढ़ाव न होना ही बेहतर है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
सू यूयू ने अपना छोटा सा सिर खुजाते हुए कहा, अरे हाँ, माँ ने हमें पकौड़ी खाने के लिए बुलाया था। पकौड़ी की भराई पापा द्वारा अंतहीन पर्वत श्रृंखला में पकड़ी गई बड़ी बड़ी लॉबस्टर मछलियों के मांस से बनी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पलक झपकते ही सू यूयू चौंक गई। उसने चारों ओर देखा और उसे अपनी कोई भी बहन नजर नहीं आई। वे कहाँ हैं? अरे बहन, जल्दी नीचे आओ, देर हो गई तो पकौड़ी का एक बूंद भी सूप नहीं बचेगा। सूजेहान चिल्लाए और रसोई की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से हर एक छोटा शैतान था। सू यूयू को जब देर से इस बात का एहसास हुआ तो वह तुरंत उसके पीछे पीछे चली गई। रसोई में सू यनुओ ने भले ही 100 पकौड़ी खाने की इच्छा जताई, लेकिन लिन वानिक्सू ने उसकी ओर देखकर कहा, 30 तो बिल्कुल अधिकतम सीमा है। सुबह सुबह इतनी सारी पकौड़ी खाने से कहीं तबीयत खराब तो नहीं हो जाएगी? माँ, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, सच में। इसे खाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। सू यनुओ ने अत्यंत गंभीरता से कहा, मैंने आपको नाश्ते को लेकर इतना उत्साहित कभी नहीं देखा। सू यूयू, जो अभी अभी अंदर भागी थी, दरवाजे के चौखट से टेक लगाकर बोली, माँ, हम सब आगे बढ़ गए हैं। दूसरी बहन छठी कक्षा में पास हो गई क्योंकि उसने कल रात पापा द्वारा दिया गया मांस खाया और बंदर की शराब और सांसारिक अमरता के झरने का पानी पिया। इसीलिए दूसरी बहन को अब इतनी भूख लग रही है। ज़्यादा खाओ, मजबूत बनो। अपनी बेटियों की बात सुनकर लिन वानिक्सू पीछे मुड़ी और उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटियां सचमुच अब छठी कक्षा की मार्शल आर्टिस्ट बन चुकी हैं। उसने पहले कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अपनी बेटियों को छठी कक्षा में मार्शल आर्टिस्ट बनते देखकर उन्हें खुशी हुई। हालांकि वह बार बार कहती रही, आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, 30 काफ़ी हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद भी आपको पेट फूलने और अपच की समस्या हो सकती है। वैसे भी तुम इन झींगा पकौड़ियों में पहले ही लॉबस्टर खा चुके हो। अब जबकि तुम छठी कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट हो और अधिक खाने से तुम्हारी खेती बाड़ी में कोई खास सुधार नहीं होगा। यह मत सोचो कि 100 झींगा पकौड़ियाँ खाने से तुम अगले स्तर पर पहुंच जाओगे। सभी लोग जल्दी से नाश्ता खत्म करें, फिर प्रशिक्षण कक्ष में जाएं और अपने वर्तमान क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए ठीक से अभ्यास करें। लिन वानिक्सू की बात सुनने के बाद बेहद उत्साहित पांचों बहनें शांत हो गईं। फिर उन्होंने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, प्रत्येक ने 30 एम्पानाडा से भरा एक कटोरा लिया और चले गए। अंततः सू यूयू ने लिन वानिक्सुए को 10 और पकौड़े देने के लिए मना लिया, जिससे कुल पकौड़ों की संख्या 30 हो गई। वह अपनी बहनों से ज़्यादा पीछे नहीं रह सकती थी। अपनी बेटियों को जाते हुए देखकर लिन वानिक्सू मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये लड़कियां। जैसे ही वह पकौड़ी उबालना जारी रखने वाली थी, उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन निकाला और देखा कि यह उसके मालिक बायलुओ का फ़ोन था। अध्याय 697, बायलुओ का साधना स्तर। जब लिन वानिक्सू ने अपने गुरु का फ़ोन देखा तो वह काफ़ी आश्चर्यचकित हुई। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और अपने गुरु को नमस्कार किया। बायलुओ ने लिन वानिक्सू से पूछा कि वह कब खाली होगा और सू चेन और अन्य लोगों सहित पूरे परिवार को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बायलुओ ने बहुत स्पष्ट रूप से बात की क्योंकि वह जानता था कि उसका अपना पिता केवल सू चेन का फ़ायदा उठाकर उससे कुछ शराब हासिल करना चाहता था। हालांकि उसने सोचा कि चूंकि बंदर की शराब की मात्रा सीमित थी, इसलिए सू चेन ने शायद इसे पहले ही पूरा पी लिया होगा। इससे उसके पिता को हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये भी पता चला कि वह वास्तव में अपने शिष्य के परिवार को भोजन पर आमंत्रित करना चाहती थी। इस बार उनके शिष्य और सू चेन ने ड्रैगन की भूमि को बहुत गौरव दिलाया था। बायलुओ की बातें सुनकर लिन वानिक्सू को कुछ हद तक अच्छा लगा, क्योंकि बायलुओ उससे शायद ही कभी संपर्क करती थी, संभवतः साल में केवल कुछ ही बार। लेकिन जब भी वे मिलते थे वह उसे सर्वोत्तम मार्गदर्शन देती थी और मार्शल आर्ट के अभ्यास से उसे हुए किसी भी छिपे हुए घाव को तुरंत दूर कर देती थी। समस्या ये थी कि बायलुओ हमेशा भाग दौड़ में रहती थी। इतने सालों में दोनों ने कभी साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। वह अपने गुरु बायलुओ के प्रति बहुत आदरपूर्ण थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं खाली हूँ। समय के बारे में मैं सू चेन, अपने माता पिता और ससुराल वालों के जागने पर उनसे सही समय की पुष्टि कर लूंगी और फिर आपसे संपर्क करूंगी। क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल, वानिक्सू। उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर बनने पर आपको हार्दिक बधाई। बायलुओ ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। धन्यवाद, गुरुजी। वह अपने गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। पहले वह सोचती थी कि उसके गुरुजी एक महान गुरु हैं, लेकिन खुद एक उच्च स्तरीय महान गुरु बनने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके गुरुजी सिर्फ एक महान गुरु से कहीं अधिक हैं। वह संभवतः एक अलौकिक हस्ती थीं। फ़ोन रखने के बाद लिन वानिक्सू ने एक एक करके पकौड़ी बनाना पूरा किया। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। सुकेक्सिन और उसकी पांचों बहनें अपने बड़ों पितासू और मातासू के पास दौड़कर गईं, ताकि उन्हें दिखा सके कि वे छठे दर्जे के राज्य में पहुंच गई हैं। बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर दोनों बच्चों को भूख कम लगती थी और वे बहुत कम खाते थे और वे बंदरों की शराब भी नहीं पी सकते थे। फिर भी बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर दोनों ने प्रारंभिक स्तर की चौथी कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी।
दोनों छोटे बच्चे उत्साह से आंगन की ओर दौड़ पड़े ताकि वे 8 खजानों वाली मुर्गी और दाबाई के साथ खेल सकें। वहां पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। कल रात बिग ट्रेजर ने दाबाई के साथ खूब खेला तो लिटिल ट्रेजर ने भी दाबाई के साथ खेलने की कोशिश की। अब दोनों छोटे बच्चे दाबाई से बिल्कुल नहीं डरते थे और वे दोनों 8 खजाने वाले मुर्गों और दाबाई का पीछा करने लगे, या फिर वे दाबाई को 8 रत्नों के मुर्गों का पीछा करने के लिए ले जाने देते। दाबाई को चूजों की देखभाल करने का आनंद भी समझ आता था। 8 अनमोल चूजों को सीधे पकड़ने के बजाय वह पीछा करने के दौरान लगभग उन्हें पकड़ने की स्थिति में ही रहता था, लेकिन कभी पूरी तरह सफल नहीं हो पाता था। आंगन बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। कू कियाओहुई और मू शेंगिंग भी बेहद खुश थे क्योंकि वे दोनों ग्रैंडमास्टर नोविस बनने में कामयाब हो गए थे। नोविस ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने के बाद पिछली रात हमने जो खाया वह इंटरमीडिएट ग्रैंडमास्टर या हाई लेवल ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर लिन काइवू और उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर शियाओ युक्सियू और लिन वानिक्स्यू ने कोई प्रगति नहीं की, हालांकि तीनों की साधना में वृद्धि हुई। जब वे पकौड़ी खा रहे थे, लिन वानिक्सू ने सू चेन को बताया कि उनके गुरु बाय लुओ पूरे परिवार को रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। सू चेन ने कहा, ठीक है। जब जियांग वेहाई ने बाय लुओ का नाम सुना तो उसे कुछ याद आया और उसने लिन वानिक्सू से पूछा कि क्या वह बाय परिवार की वही लड़की बाय लुओ थी। लिन वानिक्सू को इस बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं था, इसलिए उसने जियांग वेहाई को अपने गुरु की एक तस्वीर दिखाई। उसे देखने के बाद जियांग वेहाई ने कहा, क्या ये बाय परिवार की विलक्षण प्रतिभा नहीं है? ये लड़की बहुत प्रभावशाली है, अब वह अपने पिता बाई शाओसोंग से भी अधिक शक्तिशाली है। लिन वानिक्सू को उम्मीद नहीं थी कि उसके परदादा उसके गुरु को जानते होंगे। उसने उत्सुकता से पूछा, परदादा, मेरे गुरु इस समय किस राज्य में हैं? जियांग वेहाई ने कहा, जड़ी बूटी संग्रहण का साम्राज्य। जब ये बुजुर्ग लोग मिलते थे तो उन्हें युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बातचीत करना भी अच्छा लगता था। उनमें से प्रत्येक अपने अपने प्रतिभाशाली छात्रों को प्रदर्शन के लिए लाता था। तकनीकी प्रगति के चलते उन्होंने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना और चैट ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इन ग्रुपों में सिर्फ उनकी पीढ़ी और सामाजिक स्तर के लोग ही होते थे, एक या दो ही, वे ज़्यादा ग्रुपों में शामिल नहीं होते थे। बेशक वे सारा दिन अपने फ़ोन देखने में भी नहीं बिता रहे थे, वे मुख्य रूप से खेती पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे केवल अभ्यास के दौरान ब्रेक में चैट ग्रुप चेक करते थे, या यदि उन्हें कोई कठिनाई आती थी तो वे ग्रुप में पूछ सकते थे और तरीके साझा कर सकते थे। बेशक ये व्यक्ति पर निर्भर करता था, वे केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनी बातें साझा करते थे जिनके साथ उनके अच्छे संबंध होते थे, और केवल तभी वे अपने सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में खुलकर बात करते थे। सू चेन ने कहा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में एक दानव पौधे से लड़ने और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने के बाद उसने पाया कि दानव पौधे की आध्यात्मिक शक्ति बायलुओं की तुलना में थोड़ी कम थी। उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि बायलू जड़ी बूटी संग्रहण राज्य में है, और जियांग वेहाई के शब्दों ने इसकी पुष्टि कर दी। लिन वानिक्सू बेहद खुश लग रही थी। वह इस बात से बहुत प्रसन्न थी कि उसका गुरु इतना शक्तिशाली है। इसके अलावा उसने गुप्त रूप से खुद को अपने गुरु के पदचिन्हों पर चलने और जल्द से जल्द पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करके एक पारलौकिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। जियांग वेहाई ने लिन वानिक्सू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, वानिक्सू, तुम्हारी शिक्षिका बहुत अच्छी हैं। तुम्हें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। फिर लिन वानिक्सू ने दोपहर के भोजन के समय के बारे में पूछा और अंत में सभी लोग इसे शाम 7 बजे निर्धारित करने पर सहमत हो गए। क्योंकि कल रात राष्ट्रीय प्रतियोगिता के समापन के 2 दिन बाद विजेता देश ड्रैगन देश और ड्रैगन शहर में मीटियोस की बारिश होगी। इससे ड्रैगन की भूमि के सभी नागरिकों को अपनी नींव का निर्माण पूरा करने और मार्शल आर्टिस्ट बनने का अवसर मिलेगा। यह एक शानदार उत्सव होगा। लिन वानिक्सू ने बाय लुओ को समय का संदेश भेजा। बाय लुओ ने जवाब दिया, ठीक है, शाम 7 बजे। यह मेरा निवास स्थान है। बाय लुओ ने लिन वानिक्सू को अपना निवास स्थान का पता भेजा। लिन वानिक्सू ने पोजिशनिंग सिस्टम से जांच की और पाया कि उसका घर बाय लुओ के घर के बहुत करीब था, केवल 10 मिनट की पैदल दूरी पर। उसका हृदय स्नेह से भर गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह और सू चेन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वुलियांग पर्वत श्रृंखला में थे, तब उनके गुरु गुप्त रूप से उनके परिवार और सू चेन के परिवार की रक्षा कर रहे थे। मालिक बहुत दयालु हैं। बाय लुओ की तरफ बाई शाओसोंग ने फ़ोन की घंटी सुनी और मुस्कुराते हुए पास आकर पूछा कि क्या ये लिन वानिक्सू का संदेश है। हाँ, रात का खाना शाम 7 बजे है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। बाई शाओसोंग ने तुरंत बड़ी खुशी से कहा, मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया। लुओ लुओ, बस चुपचाप घर पर रहो और कहीं मत जाओ। रात के खाने की जिम्मेदारी अपने पिता पर छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ, मैं इसे पूरी तरह से व्यवस्थित करूँगा, ये शानदार होगा। क्या आप अपना सबसे बेहतरीन खाना परोसने को तैयार हैं? बाय लुओ ने पूछा।
बिल्कुल, भावी दामाद के साथ व्यवहार करते समय आप उसे कुछ अच्छा दिए बिना एक बेहतरीन दामाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पिताजी, मैं ये जिम्मेदारी आप पर छोड़ रहा हूँ। बायलुओ को डिनर आयोजित करने का कोई अनुभव नहीं था, बस उसके पिता कुछ स्वादिष्ट बना दें, सब ठीक रहेगा। खाने की तुलना में वह अपने पिता की अनमोल वस्तुओं को अधिक महत्व देती थी। उनकी शिष्या और उनके पति ने वुलियांग पर्वत श्रृंखला में इतना कष्ट सहा था कि वहां से निकलने के बाद उन्हें वास्तव में ठीक होने की जरूरत थी। अध्याय 698 सू चेन को ड्रैगन मार्शल की उपाधि प्राप्त हुई। सू चेन और बाकी लोगों के खाना खत्म करने के बाद सू चेन को बूढ़े यान का फोन आया। एल्डर यान वास्तव में सू चेन को बहुत पहले ही फोन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि सू चेन लौटने पर सबसे पहले अपने परिवार से मिलना और आराम करना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने दोपहर के भोजन के बाद ही उन्हें फोन किया। सू चेन से अभिवादन और बधाई का आदान प्रदान करने के बाद एल्डर यान ने मुस्कुराते हुए कहा, सू चेन, आपको जिंग पैलेस आने का समय कब मिलेगा? आयोजन समिति के पुरस्कार वहां भेज दिए गए हैं। आप और आपकी पत्नी को साथ में आकर 8 तरह के स्वादिष्ट चिकन का एक पैकेट लेना चाहिए। हालांकि 8 रत्नों का मुर्गा सिर्फ एक मुर्गा था, फिर भी वह ड्रैगन किंगडम टीम का एक सक्रिय सदस्य था। इसके अलावा उसने शुरू से ही सू चेन और अन्य लोगों को उन जहरीले कनखियों से निपटने में मदद की, इसलिए वह प्रशंसा का पात्र था। इसलिए बूढ़े यान 8 रत्नों वाले मुर्गे का बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, हमने खाना खत्म कर लिया है, इसलिए अब हम जा रहे हैं। सू चेन आयोजन समिति के लिए पुरस्कार चुनने में बहुत रुचि रखती थी। फोन रखने के बाद सू चेन ने लिन वानिक्सू को बताया और वे दोनों बहुत उत्साहित और आशावान थे। वे दोनों शियाओबा से मिलने आंगन में गए। सू चेन को पास आते देख शियाओबा तुरंत उसकी ओर दौड़ा। उसने गुस्से भरी नज़र से अपना बायां पंख फैलाया और दा बाओ की ओर इशारा किया, जो शियाओ जियू का पीछा कर रहा था और उसकी सुंदर पूंछ के पंख नोचने की कोशिश कर रहा था और क्लुक 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 की आवाज़ निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रही हो, अपने बेटे को काबू में रखो। वह सब कुछ उलट पुलट कर रहा है। वह मेरी प्यारी शाओ जियू के अनमोल बाल नोचने की कोशिश कर रहा है। सू चेन ने दा बाओ की ओर देखा, जिसने अभी अभी शियाओ जियू की पूंछ से सबसे खूबसूरत मोर के नीले रंग का पंख तोड़ा था। उसका चेहरा उपलब्धि और खुशी की भावना से भरा हुआ था। दा बाओ ने देखा कि सू चेन उसे देख रही है। उसने तुरंत शियाओ जियू को छोड़ दिया और सू चेन के पास दौड़कर गया। उसने अपनी हथेली खोलकर पंख दिखाया और सू चेन से प्रशंसा की उम्मीद करते हुए धीरे से कहा, पापा, पंख कितना सुंदर है। 8 रत्नों में वर्णित मुर्गी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह पंख शियाओ जियू पर सबसे आकर्षक और कामुक था, और बस देखते ही देखते उस बदमाश ने उसे फाड़ डाला। उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था। उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। सू चेन मुस्कुराई, दा बाओ को गोद में उठाने के लिए झुकी, उसके चेहरे से धूल पोंछी और स्नेहपूर्वक बोली, हाओ हाओ, देखो, शियाओबा रो रहा है। हाओ हाओ ने शियाओबा की ओर देखा, फिर उलझन और मासूमियत भरे भाव से सू चेन की ओर मुड़ा, मानो पूछ रहा हो, क्यों? सू चेन ने समझाया, क्योंकि तुमने शियाओ जियू का पंख तोड़ लिया है। ये वही पंख है जिसका इस्तेमाल शियाओ जियू शियाओबा को रिझाने के लिए करती थी। हाओ हाओ और भी ज्यादा उलझन में दिख रहा था। सू चेन ने इससे पहले कभी किसी बच्चे की परवरिश नहीं की थी, इसलिए उसे वास्तव में नहीं पता था कि वह अपने बेटे को ये बात कैसे समझाएगी। बच्चों के पालन पोषण का काफी अनुभव रखने वाली लिन वानिक्सू ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा, वह पंख शाओ जियू की सबसे खूबसूरत विशेषता थी, और अब जब हाओ हाओ ने उसे निकाल दिया है, तो क्या शाओ जियू पहले से कम सुंदर नहीं हो गई है? हाओ हाओ ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। फिर लिन वानिक्सू ने कहा, अगर उसकी बड़ी बहनें हाओ हाओ का सिर मुंडवा दे, जिससे वह थोड़ा गंजा हो जाए, तो क्या हाओ दुखी नहीं होगा? हाओ हाओ को कुछ कुछ समझ आ गया और उसने अपने छोटे से सिर को जोर जोर से हिलाया। हालांकि वह छोटा लड़का अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था, फिर भी वह जानता था कि सुंदर होने का क्या मतलब होता है। सुबह उठकर वह अपने कपड़े खुद चुन सकता था और अपने लिए पोशाक भी तैयार कर सकता था। अगर चीजें उसके मन मुताबिक नहीं होती, तो वह रोता, बिस्तर पर करवटें बदलता और कपड़े पहनने से इनकार कर देता। लिन वानिक्सू ने कहा, तो क्या हम अभी भी शियाओ जियू के पंख नोचेंगे? हाओ हाओ ने पहले शियाओ जियू को देखा, फिर शियाओबा को देखा और अपना सिर हिलाया। ये देखकर जियाओबा ने कृतज्ञता से लिन वानिक्सू की ओर देखा। आंसुओं से भरी उसकी आंखें चमक उठीं, मानो लिन वानिक्सू ही उसकी रक्षक हो। शाओ जियू दुनिया के 8 रत्नों में से एकमात्र नर मुर्गा था, वह उनके अस्तित्व का कारण था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे लाड़ प्यार, दुलार और सुरक्षा मिलनी ही थी। वह इस बात के लिए बहुत आभारी थी कि लिन वानिक्सू ने उसके लिए हाओ हाओ की देखभाल की थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि नश्वर दुनिया बहुत गर्म है। सू चेन ने मुस्कुराते हुए लिन वानिक्सू की ओर देखा और उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। फिर सू चेन हाओ हाओ को नीचे ले आया और उससे कहा कि वह और आंटी वानिक्सू थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, और उससे कहा कि वह उनके लौटने तक घर पर आज्ञाकारी होकर इंतजार करे, क्योंकि वे उस शाम आंटी वानिक्सू के मालिक के घर रात का खाना खाने जा रहे हैं।
हाव हाव को पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। फिर वह शियाओ जियू के पास दौड़ा और उसके पंख को वापस चिपकाने की कोशिश करने लगा। सू चेन मुस्कुराए, उसका बेटा सचमुच बहुत प्यारा था। उसने लिन वानिक्सू से 8 रत्नों वाला मुर्गा उठाने को कहा, फिर वे आंगन से निकलकर जिंग महल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वे जिंग महल पहुंचे। एल्ड यान स्वयं उनका स्वागत करने गए। रास्ते में एल्ड यान हंसी से झूम उठे और सू चेन और अन्य लोगों की शक्तिशाली, उत्कृष्ट और श्रेष्ठता की प्रशंसा करते हुए उनकी मुस्कान रुकी नहीं रही थी। उन्होंने प्रतिभाशाली और असाधारण लोगों का वर्णन करने के लिए हर संभव शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि सू चेन उन शब्दों का पूरी तरह हकदार था। छोटे सू, अधिकारियों ने आपको एक विशेष उपाधि और पद प्रदान किया है, ड्रैगन मार्शल। इसके साथ अनेक विशेषाधिकार जुड़े हैं। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद मैं आपको और अधिक जानकारी दूंगा। हमारे ड्रैगन साम्राज्य के इतिहास में आप पहले ड्रैगन मार्शल हैं। बधाई हो। ड्रैगन मार्शल की उपाधि सुनते ही लिन वानिक्सू ने भी सू चेन को आश्चर्य से देखा। मैंने ड्रैगन मार्शल के पद के बारे में सुना था, लेकिन ये पद केवल उन लोगों के लिए आरक्षित था जिन्होंने सर्वोच्च पदों पर आसीन होकर देश के लिए इमेंस योगदान दिया था। अब तक मैंने कभी किसी को यह उपाधि मिलते नहीं सुना था। इस बार यह उपाधि उनके पति सू चेन को दी गई। उन्हें असीम गौरव का अनुभव हुआ। शाओ लिन, अधिकारियों ने आपको एक विशेष उपाधि और पद प्रदान किया है, ड्रैगन जनरल। छोटी सू की तरह दस्तावेज जारी होते ही मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी। आप हमारे ड्रैगन साम्राज्य के इतिहास में पहली महिला ड्रैगन जनरल हैं। बधाई हो। लिन वानिक्सू आश्चर्यचकित होकर बोली, मेरे पास भी एक है, और वो जनरल ड्रैगन। ड्रैगन साम्राज्य में पहले कोई ड्रैगन मार्शल नहीं था, लेकिन उसके 2 ड्रैगन सेनापति थे। वे सभी द्वारा पूजनीय थे और ड्रैगन साम्राज्य के रक्षक थे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उसे भी ड्रैगन जनरल की उपाधि मिलेगी। और तो और, ड्रैगन साम्राज्य के इतिहास में पहली महिला ड्रैगन सेनापति। इससे उन्हें बेहद गौरव और उत्साह का अनुभव हुआ। उसने उत्साह से सू चेन की ओर देखा। उसकी खुशी में शामिल होते हुए सू चेन ने लिन वानिक्सू के कंधे पर थपथपाया और कहा, बधाई हो पत्नी, पहली महिला ड्रैगन जनरल। बधाई हो पतिदेव, आप पहले ड्रैगन मार्शल बन गए। कुकड़ू कुकड़ कुकड़ टिल्डर टिल्डर। लिन वानिक्सू की बाहों में बैठी अष्टक मुर्गी कुड़कुड़ाने लगी, मानो बूढ़े यान से पूछ रही हो, मेरा क्या? मेरा क्या? क्या मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा? एल्ड यान ने 8 रत्नों वाली मुर्गी का अर्थ समझ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, सबको एक मिलती है। शाओ बा, आपको भी एक मिलेगी, लेकिन आपका पदनाम अभी तय नहीं हुआ है। जब तय हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि 8 रत्नों की मुर्गी एक पशु थी, इसलिए सभी ने ध्यानपूर्वक चर्चा की कि उसके लिए कौन सा शीर्षक उपयुक्त होगा। बूढ़े यान की बातें सुनकर 8 रत्नों वाली मुर्गी ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए, मानो वह प्रसन्नता से भरी हो। फिर कुछ याद आने पर उसने सू चेन की ओर स्पष्ट संकेत भरी निगाहों से देखा, तुमने मुझे शियाओ जियू से मिलवाने के बारे में जो कहा था, उसे मत भूलना। शियाओ जियू और मैं कल रात साथ नहीं सो पाए। सू चेन हंसा और उसके सिर पर थपथपाते हुए बोला, चिंता मत करो, मैंने सब सोच रखा है। तुम्हारा शाओ जियू तुम्हारी पकड़ से बच नहीं पाएगा। अध्याय 699, सू चेन द्वारा चुना गया पुरस्कार। ये सुनकर अष्टम रत्नों की मुर्गी ने तुरंत उत्साह से कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। बूढ़े यान ने इस आश्चर्यजनक रूप से इंसान जैसी दिखने वाली मुर्गी को देखा और इसे काफी चमत्कारी पाया। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कुछ विचार थे कि 8 रत्नों की मुर्गी को क्या उपाधि दी जानी चाहिए। हालांकि अभी वह समय नहीं था, पहले उसे सू चेन और अन्य लोगों को उनके पुरस्कार चुनने के लिए ले जाना था। कुछ ही समय बाद वे जिंग महल के संसाधन भंडार में पहुंच गए। प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा थी और वहां अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे। बुजुर्ग ज्ञान के उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों, बालों और अन्य जानकारी की पुष्टि करने के बाद उसने एक चाबी निकाली। तभी 4 मीटर ऊंचे भारी मिश्र धातु के दरवाजे धीरे धीरे दोनों ओर खुल गए। एल्ड यान के निर्देशानुसार सू चेन और लिन वानिक्सू ने संसाधन भंडार में प्रवेश किया। एक ही नज़र में संसाधनों के इस भंडार के अंत का अंदाजा लगाना असंभव था। क्या छत की ऊंचाई 10 मीटर थी। दीवारों पर अलमारियां लगी हुई थीं, जो लकड़ी के दराजों से पूरी तरह भरी हुई थीं। प्रत्येक दराज के बीच में उसके अंदर रखी वस्तुओं का लेबल लगा हुआ था। वहां कांच के दरवाजों वाले बड़े बड़े डिस्प्ले केस भी थे, जिनसे अंदर रखी सामग्री को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वहां कई कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थीं, जिनमें राक्षसी जीवों के कंकाल, विशेष विधियों से सुखाए गए राक्षसी जीवों का मांस और एक बड़ा कांच का कमरा भी शामिल था। ये कमरा नियंत्रित प्रकाश, आर्द्रता और तापमान वाले ग्रीनहाउस के रूप में कार्य करता था, जहां पौधों की खेती की जाती थी। अन्य कांच से घिरे कमरों में उन्होंने राक्षसी जानवरों को रखा हुआ था। कई सुनहरे प्रतीकों से खुदे हुए एक सीलबंद कांच के कमरे के अंदर प्रारंभिक कोहरे की अवस्था में एक छोटा तेंदुआ था। उस नन्हे तेंदुए की निगाहें बेहद उग्र थीं।
बूढ़े यान ने सुचेन, लिनवानिक्सु और 8 रत्नों वाली मुर्गी को समझाया, यह अलौकिक राक्षसी जानवर इस अवसर के पुरस्कारों में से एक है। छोटी सू, तुम इसे चुन सकती हो। इसे ले जाना और वश में करना अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें इसके हिंसक स्वभाव से सावधान रहना होगा। ये बहुत ही क्रूर है। कल रात जब यह आया तो ये बार बार कांच के कमरे से टकरा रहा था। अगर ये उत्कीर्ण मंत्र न होते तो ये बहुत पहले ही भागकर लोगों को मार डालता। जब उसने ये कहा तो बूढ़े यान की आंखों में कोई भय या दहशत नहीं थी। चूंकि वे मनुष्य थे, इसलिए उन्हें किसी राक्षसी जानवर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भले ही प्रतिद्वंद्वी एक अलौकिक राक्षसी जानवर ही क्यों न हो। वह खड़ था। सुचेन ने तेंदुए को देखा और फिर कहा, एल्ड यान, मैं इसे नहीं चुनूंगा। मेरे पास पहले से ही घर पर एक भेड़िया राजा है। अगर मैं एक और आक्रामक राक्षसी जानवर लाता हूं तो भेड़िया राजा उसे खा जाएगा। सुचेन के बोलते ही कांच के कमरे में मौजूद छोटे तेंदुए की तीखी निगाहें डगमगा उठीं। ऐसा लग रहा था मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुचेन के परिवार के पास उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली एक राक्षसी जानवर है। और आप इसे खा भी सकते हैं। बूढ़े यान ने सुचेन को आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या तुम दाबाई को घर ले गए? हाँ, ये सिकुड़ गया है और बहुत छोटा हो गया है। जब आपके पास समय हो तो आप इसे देखने के लिए मेरे घर आ सकते हैं, सुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े यान को प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब उन्हें याद आया कि वुल्फ किंग दाबाई वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सुचेन के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी था और जिस दृश्य में उसने उसके सामने सिर झुकाया था, तो उन्हें ये बात समझ में आई। शायद दाबाई बहुत बुद्धिमान था और उसने पहली नज़र में ही सुचेन की विशिष्टता को पहचान लिया था, इसलिए वह उसका अनुसरण करने को तैयार हो गया। लेकिन आखिरकार वह एक राक्षसी जानवर था। एल्ड यान के पास कुछ जानकारी थी और वह जानते थे कि गहरे लोक के राक्षसी जानवर मानवता के प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं। उन्होंने सुचेन को ये याद दिलाया, लेकिन सुचेन ने जोर देकर कहा कि दाबाई पूरी तरह से वफादार था। बूढ़े यान को पता था कि सुचेन के पास गुप्त तरीके हैं। उन्होंने सुचेन की बातों पर विश्वास किया, सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने सुचेन को इस बार के पुरस्कार दिखाए, जो कई प्रकार के थे। सबसे मूल्यवान वस्तुओं में 20 उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थर शामिल थे। कई पुरस्कारों की जांच करने के बाद सुचेन की नज़र अंततः इन उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थरों पर पड़ी, क्योंकि ये उसके पृथ्वी अमर कठपुतली को पृथ्वी अमर के बराबर युद्ध शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता प्रदान कर सकते थे। सुचेन और लिनवानिक्सु ने संसाधन चयन पर चर्चा की और सभी उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थरों को चुनने की तैयारी की। लिनवानिक्सु ने उनका समर्थन किया। 8 रत्नों वाले मुर्गे की निगाहें केवल शियाओ जियू पर टिकी थीं। उस समय वह अपने देखभालकर्ता सुचेन का दिल जीतना चाहता था, इसलिए उसने अपना अगला पंजा उठाकर अपना समर्थन दिखाया। सुचेन ने बूढ़े यान को बताया कि उन तीनों ने उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थर चुने हैं और पूछा कि वे कितने पत्थर चुन सकते हैं। एल्ड यान इस बात से कुछ हद तक हैरान थे कि सुचेन ने केवल उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थरों को ही क्यों चुना, क्योंकि कीमती उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थरों के अलावा यहाँ सौर सोना जैसे अन्य दुर्लभ खनिज भी थे, जिनका उपयोग अलौकिक कीमती कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। उनका मानना था कि उस समय सुचेन को सन गोल्ड की ही जरूरत थी। सुचेन पहले से ही एक ट्रांसेंडेंट था और वह निश्चित रूप से अपनी मूल्यवान कलाकृतियों में सुधार कर सकता था। तब बूढ़े यान ने इस बारे में सोचा और सुचेन को इसके बारे में बताया। सुचेन ने कहा, एल्ड यान, मेरा दिव्य भाला पहले ही एक अलौकिक बहुमूल्य कलाकृति में उन्नत हो चुका है, इसलिए फिलहाल मुझे सूर्य स्वर्ण की आवश्यकता नहीं है। ये उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थर मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। बहुत उपयोगी? अच्छा, मैं समझ गया। तो फिर तुम, छोटी सू और छोटी बा, थोड़ी देर यहीं रुको। मैं जाकर अपने वरिष्ठों को स्थिति समझा देता हूँ। कुछ देर बाद बूढ़ा यान लौटा और सुचेन से कहा कि चूंकि उसने केवल उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थर चुनने का फैसला किया है, इसलिए वह सभी 20 पत्थर ले सकती है। सुचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। 20 का दशक, वे सभी लोग थे। मैंने उन सभी को ले जाने के बारे में नहीं सोचा था। हाँ, ये चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी, इसलिए इन्हें ले लीजिए। मैंने अपने वरिष्ठों को पहले ही अनुरोध रिपोर्ट जमा कर दी है और सब ठीक है। एल्ड यान, मुझे सिर्फ 10 चाहिए। 10 यहीं छोड़ दीजिए, दूसरों को इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थर वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं और एक प्रकार की धातु की कठपुतली को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। मैं इनका इस्तेमाल पृथ्वी स्तर की अमर कठपुतली को शक्ति देने के लिए करता हूँ। यह एक ऐसा पुरस्कार है जिसे मैंने चैंपियंस की भूमि में चुना था और यह स्वतंत्र और सरल घुमकड़ों के क्षेत्र में पृथ्वी स्तर की अमर शक्ति का प्रयोग कर सकती है। बूढ़े यान ने आश्चर्य से हौंफते हुए कहा, तो फिर तुम्हें वे 20 और ले लेने चाहिए। पहले वुलियांग पर्वत श्रृंखला में आपने कुनपेंग खजाने से एक पौराणिक कलाकृति को समझा था। मुझे नहीं पता कि 5 महान महापरिवारों के सदस्यों सहित कितने लोग इस कलाकृति पर लालच रखते हैं और इसके लिए आपको मारना चाहते हैं। मुझ पर इतनी नरमी मत बरतो, नन्ही सू।
चून की अधिकारियों ने अपनी सहमति दे दी है, इसलिए स्वाभाविक है कि उनके पास इसके कारण होंगे। इसके अलावा नन्ही सू, तुम हमारे ड्रैगन देश का भविष्य हो, हम तभी शांति से रह सकते हैं जब तुम सुरक्षित रहो। ये कहकर बूढ़े यान ने सू चेन को 20 उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थरों से भरा जार सौंप दिया और उसे इसे लेने के लिए कहा। ये देखकर कि एल्ड यान ने ऐसा कहा है और वस्तुएं उसके हाथ में रख दी गई हैं, और ये देखते हुए कि उसे वास्तव में उन उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता थी, सू चेन ने एल्ड यान के प्रति विनम्रता छोड़ दी और गंभीरता से कहा, एल्ड यान, भविष्य में यदि देश को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। आपके बुलावे पर मैं अवश्य लौटूंगा। बूढ़े यान ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अच्छा। वस्तुओं का चयन करने के बाद बूढ़ा यान सू चेन और अन्य लोगों को संसाधन भंडार से बाहर अपने निवास स्थान पर ले गया ताकि वे उन्हें प्राप्त कर सकें। उन्होंने सू चेन से वुलियांग पर्वत श्रृंखला में घटी घटनाओं के बारे में बात की। उन्होंने मार्ग के स्थान के बारे में बात की, क्योंकि उस समय मृत्युस्थल का विश्व स्तर पर सीधा प्रसारण नहीं हो रहा था और केवल सू चेन ही उसमें प्रवेश कर चुका था, इसलिए किसी को भी यह नहीं पता था कि अंदर की स्थिति कैसी थी या मृत्यु दर इतनी अधिक क्यों थी। सू चेन ने एल्ड यान को संक्रमण स्थल की स्थिति के बारे में बताया, जिसमें अंदर मौजूद रक्त का धुंध, असाधारण रूप से बड़ा और निकट स्थित चंद्रमा और उच्च ऊर्जा अवशोषण के साथ मौजूद उच्च ऊर्जा विकिरण शामिल थे। उच्च ऊर्जा वाले विकिरण के कारण ही वे घुसपैठिए मारे गए। इसके अलावा सू चेन ने एल्ड यान के साथ अपने विचार साझा किए। मेरा मानना है कि मृत्यु का स्थान संभवतः प्राचीन भयंकर जानवर का कब्रिस्तान है, कुनपेंग, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ भी लग रही है, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि चंद्रमा पर कोई है। अध्याय 700, मानव जाति और रसातल जाति के बीच युद्ध का स्थल। मुझे अभी भी पूरी तरह से विवरणों के बारे में पता नहीं है। मैं बस अपनी भावनाएं साझा कर रहा था क्योंकि मुझे मृत्युलोक में कुनपेंग खजाना कलाकृति प्राप्त हुई है। एल्ड यान ने गंभीरता से सिर हिलाया। कुछ रहस्य ऐसे थे जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था, और सू चेन ने उन्हें जो बताया था उससे वे बहुत हैरान थे। मैंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी थी। सू चेन कुछ देर और बूढ़े यान के साथ रुका और असीम पहाड़ों और उनके नीचे हो रही गड़बड़ियों से संबंधित मामलों पर चर्चा की, जहां रसातल के जानवर पहाड़ों के नीचे स्थित दरार पर हमला कर रहे थे। दरअसल वह ये सुझाव देना चाहता था कि एल्ड यान की योजना में सुदूर भूमि से शीघ्र निकासी शामिल थी, लेकिन शब्द उसके मुंह में अटक गए, क्योंकि उसने बूढ़े यान को पहले ही खतरनाक स्थिति के बारे में सूचित कर दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, बुजुर्ग यान और उनकी टीम ने इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई, क्योंकि सुदूर भूमि से लोगों को निकालना एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला था। उसके मन में एक विचार भी आया, चूंकि कई देशों को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा था, तो क्या इसका मतलब ये था कि प्रत्येक देश के नीचे रसातल के गुप्त प्रवेश द्वार थे, जिनमें से प्रत्येक की रक्षा 5 महान कुलों के सदस्य कर रहे थे। यदि संरक्षित स्थान हाथ से निकल जाते हैं, तो क्या एबिस्क्लान उन खुले स्थानों से बाहर निकलकर ब्लू स्टार की सतह पर प्रवेश करेगा और नरसंहार शुरू कर देगा? उसने लौटने पर अपने परदादा के साथ इस विचार पर चर्चा करने की योजना बनाई थी, क्योंकि अगर यह सच होता तो इसका मतलब यह होता कि ड्रैगन की भूमि के नीचे भी एक रास्ता है। सू चेन की बातें सुनकर एल्ड यान का चेहरा एकदम बदल गया। वे तुरंत खड़े हो गए और बोले, बहुत खूब शाओ सू, तुमने जो जानकारी दी है वह बेहद महत्वपूर्ण है। मैं तुरंत एक बैठक बुलाऊंगा। मैं तुम्हें और देर नहीं करूंगा। कल रात उसकी मीठी बूंदें मिलने के बाद आपको तुरंत ड्रैगन की भूमि पर लौट जाना चाहिए। सुदूर भूमि में अस्थिरता आने की संभावना है। बूढ़े यान की बातें सुनकर सू चेन समझ गया कि वह उसका संदेश समझ गया है। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। सू चेन ने बूढ़े यान से कहा कि वे उनके साथ प्रस्थान न करें, क्योंकि वे स्वयं लौट आएंगे। एल्ड यान सचमुच चिंतित थे। अगर आउटलैंड्स में अराजकता फैल गई तो ड्रैगन सिटी के लोगों और संसाधनों को जल्द से जल्द ड्रैगन कंट्री वापस भेजना जरूरी था, नहीं तो स्थिति खतरनाक हो सकती थी। यहाँ तक कि इस बात की भी संभावना थी कि ग्रेट ईगल किंगडम इस स्थिति का फायदा उठा ले, या फिर राक्षसी जानवर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दें, और भी कई खतरे थे। ये सभी बातें अस्वीकार्य होंगी और इनसे भारी नुकसान होगा, क्योंकि ड्रैगन की भूमि के अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट सुदूर भूमि में अवसरों की तलाश कर रहे थे, और उनके डेटाबेस, पुस्तकालय आदि यहीं बनाए गए थे। एल्ड यान ने सू चेन को सिर हिलाकर सहमति दी और बैठक के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए फ़ोन करते हुए जल्दी से चले गए। लिनवानिक्सू ने सू चेन की ओर देखकर पूछा, पतिदेव, क्या इस बार 5 महान कुल अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे? सू चेन ने अपनी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को उस क्षेत्र में प्रवाहित किया जो 7 रत्नों वाले अद्भुत वृक्ष की खेती के लिए समर्पित था। उस समय 7 रत्नों वाला अद्भुत वृक्ष अभी एक छोटे पौधे के आकार का था, जिसकी प्रत्येक पत्ती चमकीले रंगों से जगमगा रही थी। स्वयं उस प्रणाली ने कहा था कि यदि 7 रत्नों का यह अद्भुत वृक्ष परिपक्व हो जाता है तो यह निस्संदेह एक सर्वोच्च रत्न बन जाएगा। इससे साधकों को आकाश और पृथ्वी के नियमों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, एक छठे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट से ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आध्यात्मिक समझ की आवश्यकता होती है।
ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 7 रत्नों के अद्भुत वृक्ष के नीचे ध्यान करे तो उसे पल भर में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और वह महान गुरु के लोक में प्रवेश कर जाएगा। और क्या ये ग्रैंड मास्टर से ट्रांसेंडेंट बनने की प्रक्रिया में भी सहायक हो सकता है? ये सोचकर सू चेन का खून खौल उठा। उसके पास एक सर्वोच्च खजाने का नियंत्रण था। असीम पर्वतों के नीचे स्थित रसातल कबीले के भयंकर हमले संभवतः 7 खजानों के अद्भुत वृक्ष से संबंधित थे। यह उस वृक्ष राक्षस के शरीर से प्राप्त किया गया था। अपने आत्मविनाश के क्षण में वृक्ष दानव का स्पष्ट इरादा था कि वह अपने साथ साथ 7 रत्नों के अद्भुत वृक्ष को भी विस्फोटित कर दे। इसके अलावा 7 रत्नों का यह अद्भुत वृक्ष दानव वृक्ष का नहीं था, बल्कि यह वह वस्तु थी जिसे उसने प्राप्त किया था और जानबूझकर अपने हृदय के निकट छिपा रखा था। इससे पता चलता है कि दानव वृक्ष इस सर्वोच्च खजाने को कितना महत्व देता था। यदि एबिस क्लैन इस बार इस परम खजाने को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था तो ये पूरी तरह संभव था कि असीम पर्वत उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होंगे। सू चेन ने लिन वानिक्सू के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति हर चीज के लिए तुम्हारे साथ है। पहले चलो घर चलते हैं, फिर मम्मी पापा और परदादा से बात करते हैं कि ड्रैगन की धरती पर कब लौटना है और फिर हवाई जहाज के टिकट खरीदते हैं। लिन वानिक्सू ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। सू चेन लिन वानिक्सू और 8 रत्नों वाली मुर्गी को वापस घर ले गया। जैसे ही बेटियों ने अपने माता पिता को वापस आते देखा, वे तुरंत बाहर दौड़ पड़ीं, खुशी से सू चेन का अभिवादन किया और उन्हें बैठक कक्ष में ले गईं और फिर वे उत्सुकता से सू चेन से पूछने लगीं कि इस बार उन्हें क्या पुरस्कार मिले हैं। सू चेन ने 20 उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थर निकाले। जियांग वेहाई काफी हैरान थे। 20 टुकड़े? आयोजन समिति ड्रैगन देश को अधिकतम 20 टुकड़े ही दे सकती थी और उन्होंने ये सब आपको दे दिए। हाँ, बूढ़े यान बहुत उदार थे और उन्होंने मुझे ये सब चीजें दिलाने में मदद की। जियांग वेहाई ने सिर हिलाया। ड्रैगन की धरती और यान जेंगजुन ने सचमुच उनके परपोते के प्रति बहुत उदारता दिखाई थी। क्योंकि ये उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थर उनके लिए भी बहुत मूल्यवान थे, इसलिए वे इन्हें हल्के में नहीं ले सकते थे, बल्कि कुल मिलाकर 20 पत्थर लिए गए। बेटियां बहुत खुश थीं और उन्होंने कहा कि इन 20 उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थरों के साथ दशान इनका लंबे समय तक उपयोग कर सकेगा। दशान वह नाम था जो बेटियों ने पृथ्वी की अमर मानवरूपी कठपुतली को दिया था। सू चेन मुस्कुराए और उनके सिर पर थपथपाया। फिर सू ये और शियाओ युक्सियू से ड्रैगन की भूमि पर लौटने के बारे में बात करने लगी। वे एक समय निर्धारित करते, बूढ़े यान से उड़ान मार्ग के लिए पहले से अनुरोध करने में मदद मांगते और फिर सीधे अपने देश वापस चले जाते। जियांग वेहाई मूल रूप से सू चेन और उसके परिवार को सीधे जियांग परिवार के पास ले जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि सू चेन और उसका परिवार हीरो प्रतियोगिता के लिए आधे महीने से अधिक समय से दूर देशों में थे और उन्हें घर की याद आ रही होगी। इसलिए जब उसने सू चेन को ड्रैगन देश लौटने की तारीख तय करने के बारे में बात करते सुना तो उसने कुछ नहीं कहा। पहले ड्रैगन की भूमि की यात्रा करना और फिर सू चेन और उसके परिवार को जियांग परिवार के पास वापस लाना भी ठीक रहेगा। ड्रैगन की भूमि में उस जगह का दौरा करने का यह एक अच्छा अवसर होगा जहां सू चेन और शियाओ युक्सियू रहते थे, और वह घाटी जहां शेंग परिवार ने अपनी पोती शियाओ युक्सियू को छोड़ दिया था, उस सफ़ेद भेड़िए को श्रद्धांजलि देने के लिए जिसने शियाओ युक्सियू की देखभाल की और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, इत्यादि। अंततः उन सभी ने कल सुबह 2 बजे ड्रैगन की भूमि पर लौटने का फैसला किया। कल रात 11 बजे जब ओस की मधुर वर्षा होगी तो ओस ग्रहण करने और उसके सार को आत्मसात करने के बाद सभी को कुछ देर साधना करनी चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए और फिर ड्रैगन की भूमि के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इसलिए तारीखों को रात 2 बजे का निर्धारित करना सबसे अच्छा निर्णय था। समय निर्धारित करने के बाद सू चेन ने एल्डयान के सहायक शियाओ लियू को फ़ोन किया और उनसे कल सुबह 2 बजे यानी 13 तारीख को सुबह 2 बजे आउटरलैंड्स ड्रैगन सिटी से ड्रैगन कंट्री की शाही राजधानी के लिए उड़ान मार्ग का अनुरोध करने में मदद करने के लिए कहा। शियाओ लियू ने कहा कि कोई समस्या नहीं है और मंजूरी मिलते ही वह सू चेन को संदेश भेज देंगे। उड़ान मार्ग की योजना बनाने के बाद लिन वानिक्सू ने समय देखा। शाम के 4 बज चुके थे और उसके मालिक के घर पर रात के खाने में 3 घंटे का समय बचा था। उसने तहखाने में स्थित साधना कक्ष में अभ्यास करने की योजना बनाई और म्यूजिकिंग और अन्य लोगों ने भी अपनी साधना को बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने की इच्छा व्यक्त की, जिसमें तेजी से सुधार हो रहा था। सू चेन और जियांग वेहाई स्टूडियो गए क्योंकि सू चेन को जियांग वेहाई से कुछ बात करनी थी। जियांग वेहाई की फिलहाल खेती करने की कोई योजना नहीं थी। वह शियाओ युक्सियू के पूरे परिवार के साथ अच्छा समय बिताना चाहते थे, अपने परपोते और परपोती की संगति का आनंद लेना चाहते थे। पर दादाजी, मैं जानना चाहता हूं कि लगभग कितने ऐसे स्थान हैं जहां हमारी मानव जाति रसातल कबीले के खिलाफ लड़ती है। ये स्थान किन देशों और क्षेत्रों में स्थित हैं? क्या ड्रैगन की भूमि में भी हमारे पास कोई स्थान है?